अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। सबसे पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप उसे रीड करें और बताएं कि नावल आपको कैसा लगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट ये सारा को हमने बोला था तेरे संग यारा का, उससे ही दिया था उन्होंने, हमने बोला भी था, उसने आज अपलोड भी करना था, जानबूझ के नहीं किया, इस वजह से हम मुझसे नाराज़ हैं। खैर छोड़ें सारी बातें, नावल रीड करते हैं। उम्मीद है कि आपको नावल पसंद आएगा और हमें भी आएगा पसंद। चलिए जी, शॉर्ट सा नावल है। आई नो कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स तो देना नहीं है, लेकिन भी इट्स माई ड्यूटी। रीड करती हूँ। क्या मोहब्बत को कभी लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है? क्या है मोहब्बत? साफ शफाफ छन्ने की मानिंद गिरता पानी, जो इतना साफ होता है कि इसमें अपना अक्स इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि फिर इसके सिवा कुछ देखने को कहाँ जी चाहता है। हाँ हाँ, वही मोहब्बत जो ज़िंदगी में घुल शरीनी की मानिंद मीठी हो जाती है, और फिर अगर इस मोहब्बत में तवज्जो परवाह का जज्बा भी खुल जाए तो बयान करने के लिए ना तो मुनासिब लफ्ज़ मिलते हैं और ना ही इन लफ्ज़ों को अदा करने वाली ज़ुबान। ये तो महसूस की जाती है। मैंने मोहब्बत की है, इन एहसासात को महसूस किया, लेकिन बस इसे एक आ ने उसे अंदर तक उदास कर दिया था। हर एहसास को बस मैंने महसूस किया, इसे तो कभी कभी एहसास भी ना हुआ। मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, पागलों की तरह उसे चाहती हूँ। उसे देखती हूँ तो जी उठती हूँ। वो पास हो फिर उसके सिवा कुछ याद कब रहता है। वो दूर होता है तो लम्हा भर के लिए भूलता कब है। इतनी मोहब्बत करती हूँ, घंटों उसे देखती रहूँ, तब भी तशनगी कम नहीं होती। जीता चाहता है वो बैठा रहे देवता की मानित, और मैं दासी बनकर उसके कदमों में बैठी रहूँ, लेकिन मैं ही उससे मोहब्बत करती रहूँ। और वो आंसू दर्द से टूटकर उसकी आंख से टपका। कैसी दासी हूँ मैं, किसको बताऊँ। हमें अकेलेपन की इस दोज़ख में रोज़ चलती हूँ। मैं बेतबारी की चलचलाती धूप में मर जाऊँगी। एक और आंसू टूट कर गिर गया। दफतन किसी की तेज़ रोने की आवाज़ ने कमरे में बिखरी खामोशी को तोड़ा। खामोशी की इस फिजा में ये तेज़ आवाज़ किसी कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से गूंजी थी। उसकी सोचों के बहते धारे में खलल पड़ा। वह चंद लम्हों के लिए अपनी सोचों के भंवर से उभरी और फिर से उसी भंवर में खो गई। मोहब्बत ना मिले कभी ना कभी सब्र आ जाता है। इंसान खुद को किस्मत में नहीं था कहकर तसल्ली की डोज तो देता रहता है, और अगर मोहब्बत मिलकर भी ना मिले तो उसने ज़ोर से अपनी आंखों को बंद किया। यह हकीकत किस कदर कर्बनाक है, कोई कैसे जान सकता है। मोहब्बत पास होकर भी उसी की नहीं थी, वो इसका बनकर भी उसका नहीं हो पाया था। कितनी अजियत थी, यूँ जैसे हर लम्हा कोई यारी लेकर उसके वजूद को टुकड़े टुकड़े करता है। हर पल खंजर हाथ में लेकर उसके दिल पर एक के बाद देख वार किए जाते हैं और फिर करता ही चला जाता है। रोने की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। उसके सोचने का तसलसल फिर टूटा। उसने फिर से इस रोने की आवाज़ को नज़रअंदाज करना चाहा और वहीं से अपने टूटे हुए सिलसिले को जोड़ना चाहा जो चंद सालों पहले टूटा था, मगर वो इस बार ऐसा नहीं कर सकी थी। रोने की आवाज़ें मुसलसल बंद हो रही थी। थक कर उसने गहरी सांस ली और आंसू से भरा चेहरा अपने घुटनों से निकाल कर अपने करीब बड़े छोटे से वजूद की सिमत मोड़ा, जो दोनों हाथ पाँव हवा में मारता हुआ रो रहा था। उसने अपनी भराई हुई आंखों से सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे वजूद की तरफ देखा, जो अब साकत बैठा उसी की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में धुंध छाई हुई थी, इसलिए बहुत चाहने के बावजूद भी उसके वजूद को वाज़ह नहीं देख पा रही थी। और फिर हमेशा की तरह वो सीधा हुआ, अपनी बैग को कुर्सी की बैग से लगाकर सर को कुर्सी की पिष्ट पर टिकाया और आंखें मूंद कर कुर्सी झुलाने लगा। यानी अब उसे उससे यहाँ तक कि अपने रोते हुए बेटे से भी कोई गर्ज नहीं थी। तकलीफ की एक तेज़ लहर उसके दिल में उठी, लेकिन इस बार इसने अपनी हर तकलीफ और दर्द को पसपुश डाल दिया। वह महबूबा
बीवी बात में थी या पहले बस माँ थी। उसका दिल अपनी तकलीफ भूल कर बेटे के रोने से दुख रहा था। उसने हाथ बढ़ाए और बेड पर रोते नन्हे से वजूद को उठाकर अपने सीने से लगाया। बच्चा कुछ ही देर में माँ के मोहब्बत भरे लम्स को महसूस करके खामोश हो गया और अब उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कुरा दी, अपने लबों को बेटे की पेशानी पर रखा और इसे अपने सीने से लगा। उसकी नजरें बेसाख्ता ही सामने बैठे वजूद पर पड़ी, जो अभी भी आंखें मूंदे दुनिया माफिया से बेखबर बैठा था। अगर इसे नन्हे से बच्चे को मोहब्बत भरे लम्स का पता था तो फिर इस शख्स को क्यों नहीं एहसास होता। मोहब्बत लम्हों में आश्कार हो जाती है तो फिर क्यों इस शख्स को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आता। क्यों ये मेरे जज्बों की हर रोज़ तौहीन करता है। मैं इसकी बीवी हूँ, इसके बच्चे की माँ हूँ, तो फिर क्यों। वो दिल ही दिल में उससे मुखातिब होकर बेबसी से कह रही थी। अचानक जिनबिश करती हुई कुर्सी साकत साकत हुई और वो एक झटके से उठा और बाहर निकल गए। उसके अकब में पड़ी कुर्सी पहले तेज तेज हिलती रही और फिर आहिस्ता होती चली गई। बेबसी की आखिरी आहट के अंदर से उठी। उसने अपने सीने से लगे बेटे को बेड पर लटाया और खुद भी इसके साथ लेटकर आंखें बंद कर ली। वो हर बार ऐसे ही तो करती थी, जब हार जाती तो आंखें मूंद कर खामोशी से लेट जाती। उससे ज्यादा अपने लिए और कुछ नहीं कर सकती थी। वह हंसी और फिर हंसती ही चली गई। बिलाशुबा उसकी हंसी बेहद दिलकश और हसीन थी। यही वजह थी कि इर्द गिर्द खड़े लोग बेसाख्ता ही इसकी तरफ मतवज्जा हो गए थे। उनमें से एक तकी भी था। उसने अपने सामने पड़े नोट से नज़रें उठाकर अपनी दहानी सिमत देखा। उसने और बाकी सबने इस लड़की की ओर देखा, जो अब अपने होंठों पर हाथ रखे नम आंखों से अपनी खूबसूरत नमी का गला घोंटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाकी सबकी आंखों में सताइश थी। वो लड़की और इसकी हंसी थी ही इतनी खूबसूरत, मगर इन सताइश भरी नजरों में फ़कत दो आंखें ऐसी थीं जिनमें नागवार उभरती हुई साफ नजर आ रही थी, और वह दो आंखें तकी नौशेरवां की थी। तकी की कहर बरसाती नजरें आयमा के वजूद पर पड़ी और अगले ही लम्हे में रुख बदल चुका था और अब अपने सामने पड़े नोट्स की तरफ अपनी तवज्जो मबसूल कर चुका था। अच्छा मुनस्सा आपी, अब तो आपसे मुलाकात होती रहेगी, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। बिलाखिर वो अपनी हंसी रोक चुकी थी और उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आवेजा थी। यस ऑफ कोर्स, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। आफ्टर ऑल इस यूनिवर्सिटी की सीनियर स्टूडेंट हूँ। मुनासा ने आगे बढ़कर अपनी कजिन और होने वाली नंद के गाल पर हल्की सी चुटकी भरी। ओके। आयमा ने इस बात पर सही लाया और मुनासा से हाथ मिलाकर लाइब्रेरी से निकल गई। मुनासा भी मुस्कुराती हुई तकी के अकब में बड़ी टेबल के गिर्द बैठे अपने ग्रुप की सिमत बढ़ी। मुनासा, तुम्हारी कजिन तो बहुत प्यारी है। तो अक्सर ने तबसरा किया। प्यारी, तुम तो अच्छे खासे इख्तिसार से काम ले रही हो यार। मुनस्सा की कज़न बहुत खूबसूरत है और सबसे बढ़कर इसकी हंसी। मैंने बहुत कम इतनी प्यारी मुस्कुराहट को देखा है। यह तबसरा उसके ग्रुप के लड़के फैज़ का था। ओह! ग्रुप के सभी लड़के और लड़कियों ने अपने होठों को सकेट कर लंबी सी ओह की आवाज़ निकाली। एक्सक्यूज़ मी, खबरदार अगर किसी ने मेरी कज़िन के बारे में कोई बेफिज़ूल बात की, वरना। मुनस्सा ने कहकर बात को अधूरा छोड़ा और उन सब की तरफ तनबीही नज़रों से देखा। हम तो वैसे ही बात कर रहे थे फैज़, साद का सॉरी सैयद और उसामा के लिए तो आइमा छोटी बहनों जैसी हैं, ज़रताशा ने कहा। तो इस बार वो सभी कहका लगा कर हंस पड़े। इस बार इनकी इस हंसी में मुनस्सा की हंसी भी शामिल थी। तक्की ने गुस्से की लहर को अपने अंदर उतरते महसूस किया। उसने गर्दन घुमाकर एक कटीली नज़र मुनस्सा और उसके ग्रुप पर डाली और अगले ही लम्हे वो अपने सामने पड़े नोट्स समेट कर लाइब्रेरी के बैरूनी गोश दरवाजे की सीमत बढ़ गया था। उसका इरादा क्लास अटेंड करने का नहीं था, बल्कि कैंटीन जाकर एक कप चाय पीने का था, और अपने इरादे पर अमल करने के लिए वो कैंटीन के रास्ते की सिमत मुड़ चुका था। ये इसकी आयमा बख्तियार के साथ पहली मुलाकात थी और वो इस मुलाकात में उसके लिए अच्छे तासरात लेकर नहीं उठा था। बिल्कुल भी अच्छा तासर नहीं लिया था तकीन और शेरवा ने। वही और ये कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी। और फिर ये इस पहली मुलाकात के 2 माह बाद की बात थी, जब तकी यूनी पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालकर सड़क पर लाया था, जब उसने बैक मिरर में किसी लड़की को भागते हुए आते देखा। वह तेज़ी से पब्लिक बस के पीछे भाग रही थी। आयमा उसकी गाड़ी के करीब से गुजरकर आगे से मत भागी जा रही थी, मगर इसके करीब स्पीड पकड़ती बस का मुकाबला कैसे कर सकती थी। वो रुकी, ज़रा सा झुककर सांस लेने लगी थी। तकी ने उसे बीच सड़क पर खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए देखा और फिर सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। आयमा ने पलटकर फिर पहले सामने और फिर अपने कप में मौजूद गाड़ी को देखा और अब दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए किसी को इशारा कर रही थी। तक्की की शफाफ पेशानी पर 2 बल नमूदार हुए। इसने सख्ती से अपने होंठों को मज़ीद बंद किया और इस कोशिश में इसके जबड़े की हड्डी मज़ीद उभर आई थी। और वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और इसकी इस लड़की को लिफ्ट देने का कोई भी इरादा नहीं था। अचानक ही एक दूसरी लड़की सटपट भागती हुई इसकी गाड़ी के कब से निकली और कुछ फासले पर खड़ी लड़की की तरफ भागती हुई बढ़ गई। सड़क पर इक्का दुक्का स्टूडेंट मौजूद थे। पास से गुजरते 2 लड़कों ने इस भागती हुई लड़की पर कोई कमेंट पास किया और फिर दोनों ही हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़े। तक्की जाने क्यों गाड़ी स्टार्ट की सड़क के किनारे उन दोनों लड़कियों की तरफ देख रहा था, जो अपना जाने क्या बात डिस्कस कर रही थी। फासला ज़्यादा
होने की वजह से तकी उनकी गुफ्तगू सुन नहीं पा रहा था। दफतन दूसरी लड़की ने तकी की गाड़ी की सिमत इशारा किया, यानी लिफ्ट मांगने की तैयारी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी थी। आयमा ने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। वो यूं किसी भी गैर लड़के से लिफ्ट मांगने के हक में नहीं थी। लो, कौन सा उसके साथ घर जा रहे हैं? ये मेन सड़क पर उतार देगा। यार मैं तो बिल्कुल भी पैदल नहीं चल सकती। माहा ने मुंह बसौट कर कहा और पलट कर तेज तेज कदमों से चलकर तकी की गाड़ी की तरफ आने लगी। इससे पहले कि वो वापस वो एसवाइट एलजी के करीब पहुंचती, उसमें मौजूद शख्स गाड़ी को जन से उड़ाकर उसके करीब से गुजर चुका था। और माहा है, अरे सुने तो, ये कहती ही रह गई। आयमा जो खड़ी दूर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी, खिलखिलाकर हंस पड़ी। माहा ने पहले तो चटपटा कर आयमा की तरफ देखा और फिर खुद भी खिसियानी हंसी हंसती हुई मरे मरे कदमों से उसकी सिमत वापस आ गई। किस कदर बदजोक लड़का था। इतनी खूबसूरत दो लड़कियां बीच राह में खड़ी थी। बंदा तो खुद ही लिफ्ट की ऑफर कर देता है यूं में, और यहाँ मैं खुद ये नफ्सो नफीस लिफ्ट मांगने गई और वो भाग गया। मेन सड़क आने तक माहा की दहाइयाँ गुल अरूज पर थी और आयमा की हंसी अरूज पर थी। ये दहाइयाँ तब तक जारी रहीं जब तक इन्हें ऑटो नहीं। आज के बाद कभी भी बातों में इतनी मसरूफ़ मत होना कि बस छूट जाए, वरना यही होगा जो हुआ। थकावट अलग और इंसल्ट अलग। आयमा ने घर के करीब उतरते हुए अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, और इस बार माहा ने हमेशा की तरह बहस करने के बजाय जल्दी से उस बात में सही ला दिया। वो ऑटो वाले भाई को चलने के लिए कहा। इस वक्त माहा बस घर जाते ही बिस्तर पर गिर कर सोना चाहती थी। इसके अलावा अभी तो इसे कुछ समझ सुझा ही नहीं दे रहा था तक आयमा की बातें भी। आयमा ने इसे अलविदाही अंदाज में हाथ मिलाया और अपने घर की तरफ बढ़ गई। बस सीधा अपने कमरे में जाने के बजाय किचन में आया, फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और गर्दन को पीछे की तरफ गिरा कर पानी पीने लगा। उसकी माँ उसके करीब आकर खड़ी हुई, उसके लबों पर हमेशा की तरह मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। तकी बेटा, तुम यूनिवर्सिटी से कब आए? मुस्कुराहट की तरह उनका लहजा भी शरीनी में डूबा हुआ था, अभी चंद मिनट पहले ही। तकी ने जवाब दिया और पानी की बोतल को शेल्फ पर रख दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। उनका हाथ तकी के मजबूत बाजू पर आ ठहरा। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। तकी ने एक नज़र इनके हाथ को देखा जो उसके बाएं बाजू पर धरा हुआ था और दूसरी नज़र अपने सामने खड़ी औरत पर डाली। वो फौरन ही पीछे हुई थी। जब मुझे खाना होगा मैं खुद खा लूँगा, आप फ़िक्र मत करें। वो कहकर लंबे-लंबे डग भरता किचन से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। अनिला बेगम ने लापरवाही से कंधे उचकाए और वो भी अपने बेडरूम की सिमत भर गया। आज नौशेरवां साहब घर पर थे और इनके साथ तकी को पूछना लाज़मी था। हमेशा इनके सामने तकी को पूछना लाज़मी था। हमेशा की तरह वो अपनी पूछने वाली आदत की वजह से शोहर की नज़रों में चहेती रही थी और आगे भी वो इसी तरह रहना चाहती थी। हमेशा की तरह मोहब्बत वाली और खलूस वाली, दिल वाली, और ऐसा मुश्किल भी तो नहीं था। इसलिए अनीला बेगम बिना किसी गुस्से या मुँह बनाए ये काम अंजाम दे रही थी और इसी तरह अंजाम देते रहना चाहती थी। यार वो लड़का मुझे एक बार मिल जाए तो देखना मैं इसका हश्र क्या करती हूँ। वहाँ अगले दिन ज़ोर शोर से कल का वाक़या बयान करने के बाद एक हाथ को फ़िज़ा में बुलंद किए बांग दहल ऊँची आवाज़ में बोल रही थी। ओह अल्लाह, अपने घर में नहीं है तो कितना मुश्किल है। अच्छा वहाँ बस भी करो, गलती तो हमारी खुद की है कि इस बार के मंगेतर के दिए गिफ्ट को देखने के लिए रुकी। अब बस ड्राइवर हमारे अंकल थोड़ी हैं जो बाकी सबको हमारी वजह से वेट करवाते। आयमा ने उसे तीसरी बार खामोश करवाना चाहा। इन दोनों की क्लास नहीं थी, इसलिए वो दोनों यूनी के में मौजूद लॉन में आ बैठी थी। आज मौसम ऐसा खासा खुशगवार हो रहा था। हल्की हल्की चलती हवा ने सभी के मूड पे खुशगवार असर डाला था, सवाए माहा के जो कल की होने वाली इंसल्ट के फफोले फोड़ रही थी। हाँ तो बस निकल गई थी, वो तो था और सब देख रहा था और जब मैंने उसे इशारा किया तो झट से गाड़ी ले उड़ा। आयमा ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला, इससे पहले कि वो कुछ कहती माहा ने हाथ उठाकर उसे बोलने से मना किया। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ इतनी खूबसूरत लड़कियों को भी इग्नोर करके कैसे चला गया? पूरी यूँ हमारे पीछे पागल है और एक वो था घामड़ था, परले दर्जे का पागल। माहा का ट्रैक छोड़कर माहा पता नहीं किसका, आई थिंक गुस्से का ट्रैक छोड़कर मज़ाक के ट्रैक पर आ चुकी थी। वह बोलने में इतनी मगन थी कि आयमा के चेहरे की उड़ती हवाइयाँ भी इसे नज़र नहीं आ रही थी। वो मुँह खोले हैरत से आंखें फाड़े माहा के अकब में खड़े तकी को देख रही थी, जिसकी आंखों में मौजूद गुस्सा इसको मज़ीद हवास पाख्ता कर रहा था। नहीं माहा, प्लीज़ चुप कर जाओ। आयमा की फंसी सी आवाज़। ऐसे ही चुप कर जाऊँ? वो मेरे सामने भी आएगा तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि ज़रा अपनी आंखों का इलाज करवा ले। लोग तो खूबसूरत लड़कियों से बात करने लिफ्ट लेने के लिए क्या क्या जतन करते हैं, और एक वो है कि वहाँ की जल्दी ज़बान लम्हा भर के लिए रुकी। इसने एक नज़र अपने सामने बैठी आयमा को देखा जो सर उठाए उसके अकब में मुसलसल देखे जा रही थी। तुम्हें क्या हुआ? कौन सा भूत देख लिया जो? माँ ने कहते हुए सर घुमा कर अपने अकब में देखा तो यूं उछली जैसे 440 वॉल्ट का करंट मार दिया हो। माहा अटकी। वो लड़का चंद कदम आगे बढ़ा। माहा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और साथ में आयमा भी। मैं बहुत देर से आपकी बकवास सुन रहा हूँ, इडियट टफर होंगी आप, आई थिंक खुद। और जहाँ तक खूबसूरत लड़कियों का सवाल है,
वो रुका और एक शोलाबार नज़र वहाँ के साथ खड़ी आयमा पर डाली। तो मैं आप जैसी लड़कियों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, लिफ्ट देना तो दूर की बात है। उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा हद तक अमेज़ उसका लहजा और अंदाज़ था, जैसे वो कोई आयमा जो अपने हाथों की उंगलियों को मड़ो रही थी उसकी बात पर सर उठाकर उसे देखने लगी। आप गलत समझ रहे हैं, हम बस आयमा खुद को बोलने से रोक नहीं सकी थी। मुझे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तकी ने हाथ उठाकर आयमा को बोलने से मना किया। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आपको भी हमारे बारे में ऐसे कमेंट्स पास करने का कोई हक नहीं है। आयमा दरिश्तगी से बोली और माँ बोली और और वहाँ का हाथ थाम कर वहाँ से जाने लगी, जबकि इसके अकब में तक्की की आवाज़ बुलंद हुई। अच्छी लड़कियाँ अपने बारे में खुद भी ऐसे कमेंट्स पास नहीं करती जैसे आप खुद अपने बारे में कर रही हैं। और अगर आपको ज़्यादा अपने बारे में खुशफहमी है कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो अपनी इस खूबसूरती को यूनी में एक्सपोज मत करें। और बहुत सी जगह हैं जहाँ आप अपनी खूबसूरती का खराज वसूल कर सकती हैं। लफ्ज़ थे के तेज़ाब अंदाज था कि तेज़ धार खंजर जो इसराइम और वहाँ को मारा था। आप गुस्से शर्मिंदगी हितक का शदीद एहसास के तहत एहसास आयमा के लब फड़फड़ा कर रह गए थे। वो बोलना चाहती थी मगर लफ्ज़ मुँह में ही गुम हो गए थे। वो कहकर एक इस्तहज़ाइया नज़र उन दोनों पर डाल कर गर्दन अकड़ाए आगे बढ़ चुका था। कितनी देर गुजरी थी? शायद 5 मिनट या फिर शायद 10 मिनट। वो दोनों खामोश खड़ी एक दूसरे से नज़रें चुराए वहाँ देख रही थी, जहाँ वो कुछ देर पहले खड़ा उन पर तंज के तीर बरसा रहा था। तुम दोनों कौन से मराकबे में खड़ी हो? इस्मा हाथों में बर्गर और कोक पकड़े उनके करीब आई थी। यार जल्दी से पकड़ो, इतनी मुश्किल से लेकर आई हूँ। आज तो लगता है पूरी यूनी ने कैंटीन पर धावा बोल दिया है। इस्मा ने साकत खड़ी आयमा और माहा से चला कर कहा तो माहा ने हड़बड़ाकर उसके हाथ से बर्गर थाम लिया और एक बर्गर आयमा की तरफ बढ़ाया। आयमा ने एक शिकवा के ना नजर माहा पर डाली और झुककर घास पर बड़े बैग को उठाकर कंधे पर डाला और तेज तेज कदम उठाती वहां से चली गई। है इसे क्या हुआ? इस्मा ने बर्गर खाते हुए माहा से कहा और माहा कोई भी जवाब दिए बिना वापस अपनी जगह पर बैठ गई। उसका दिल चाह रहा था वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इतने छोटे मजाक की इतनी बड़ी कीमत उसे खुद पर सख्त गुस्सा आ रहा था और कुछ ही देर में ये गुस्सा दुख में ढलकर उसकी आंखों के किनारे भिगोने लगा। इसमें हैरत से कभी माहा तो कभी को देख रही थी तो कभी सर उठाकर इस तरफ देख रही थी जहाँ से आयमा गई थी। क्या हुआ? तुम दोनों में फिर से कोई बहस हो गई? इस्मा ने माहा के करीब खिसकते हुए पूछा। माहा ने अपनी नम आंखों को उठाया और कुछ भी कहे बिना सामने घास के पत्ते तोड़ती चिड़ियों को देखने लगी जो अपनी नन्ही सी चोंच में घास के पत्ते को भरती और हल्का सा जोर लगाकर तोड़ देती। इस्मा ने कोई जवाब ना पाकर माहा की तरफ देखा और सर झटक कर अपना बर्गर खाने लगी, क्योंकि उसे इसके बाद अपनी क्लास भी लेने के लिए जाना था। खाओ ना, क्लास का टाइम होने वाला है। और पता है ना, सरफराज का रज के बेइज्जती करने में पूरी यूनिवर्सिटी में कोई आसानी नहीं है। इस्मा ने बर्गर का टुकड़ा हलक से नीचे उतारते हुए सरफराज की डांट से डराया तो ये नुस्खा खसा करामत साबित हुआ। वह छोटे छोटे लुकमे तोड़ती अपना बर्गर खाने लगी। अच्छा सॉरी ना आइमा, गलती होगी। मुझे क्या पता था वो हमारी बातें सुन लेगा और ना सिर्फ सुन लेगा, इसी तरह इंसल्ट भी करेगा। माँ को पूरा एक हफ्ता हो गया था आइमा की मिन्नतें करते इसे मनाते हुए, मगर इस बार वो उससे सख्त नाराज थी। तुम माँ मुझसे बात मत करो, तुमने इंसल्ट करवाई है। मैं तुम्हें मना भी कर रही थी मगर तुम। आइमा की आवाज़ भराने लगी। वो पूरे एक हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी आई थी। आई एम सॉरी यार, तुम्हारे साथ साथ मेरी भी तो इंसल्ट हुई है। आई स्वेयर मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। महा ने पास बैठे आयमा का हाथ था। आयमा ने अपनी नम आंखों को टिश्यू से साफ किया और इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू सो मच। महा ने आयमा के गले लगने के बाद अपने दोनों हाथों को फैलाया, मगर अगले ही लम्हे आयमा के घूरने पर अपने बाजू को नीचे कर दी। वैसे महा, मेरा दिल चाहता है एक बार इसका मुंह जरूर तोड़ूं। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी फजूल बात करने की। उसे वक्त तो बहुत उस वक्त तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। सच समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दूं, लेकिन अब दिल चाहता है उसे ऐसे टिका के जवाब दूं कि नानी याद आ जाए। आयमा ने गुस्से से अपने एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा, दफा कर यार। महा ने नाक चढ़ाकर कहा और नोट्स खोलकर अपने सामने फैला गए। आयमा भी सर झटक कर अपने नोटबुक पर देखने लगी थी। आयमा कुछ ही देर गुजरी थी जब महा ने पुकारा। आयमा हनूर सर झुकाए नोटबुक पर लिखने में मसरूफ थी। मैं पता क्या सोच रही थी। माहा ने नोट से नज़र उठाकर आयमा की मत देखा। खुदा के लिए कुछ अच्छा सोच लेना। आयमा ने तवज्जो नहीं दी। मैं सोच रही थी वो इतना अच्छा और वेल मैनर्ड नज़र आने वाला शख्स कैसे इतनी फजूल सी बात कर गया। तुमने इसे देखा? दिखने में किस कदर पोलाइट और नाइस लगता है नज़र आता है, लेकिन जब बोलता तो। माहा ने रुककर अपनी तरफ खुशमगी नजरों से देखती आयमा की तरफ देखा। मैं तो बस वैसे ही सोच रही थी। उसकी निगाहों से जज्बस होते हुए माहा ने पहलू बदला और जल्दी से अपने चेहरे के सामने नोटबुक कर ली। हम यहाँ पढ़ने आते हैं, दूसरों पर रिसर्च करने से बेहतर है हम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मबसूल रखें। आयमा ने मौत भराना आई थिंक अंदाज में कहा तो माहा ने झट से अपने चेहरे के सामने से नोटबुक हटा ली। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, हमें पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। माहा ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया और हिल कर पैराग्राफ याद करने लगी। आयमा ने अपने होठों के किनारे फिक्री मुस्कुराहट को छुपाने के लिए अपना झुका हुआ सर मजीद झुका लिया था। तकी ने लाइम जूस का
पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा, लेकिन ग्लास शटल की टेबल पर रखा और सट सट कर अपने इर्द गिर्द की रंगीन दुनिया को देखने लगा। वह शहर के 5 स्टार होटल में अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। यह पार्टी शहरयार ने अपनी एंगेजमेंट की खुशी में अपने दोस्तों को दी थी। ताकि वैसे तो ऐसी तकरीबात से दूर ही रहता, मगर आजकल वो अजीब से मखमसे में उलझा हुआ था। जब से उसने आइमा और वहाँ की इंसल्ट की थी, जाने क्यों उसे अ, पेशिमानी महसूस हो रही थी। आइमा की आंखों से नमी का उभरना उसकी आंखों से मख्फी कब रहा था। हाँ, वही तो लम्हा था जिसकी वजह से वह एहसास नदामत में घिरा हुआ था। कुछ भी सही, मुझे उन्हें इस तरह कहने का कोई हक नहीं था। दिल ने एक बार फिर इसे सरजनिश की। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सोचता, साथ ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। क्या बात है प्यारे, किसके ख्यालों में गुम हो? साथ ने कहकर मायूस अंदाज में अपनी आंखों को घुमाया। कोई हसी महाजबी दिल में भरा जमान तो नहीं होगी? अब के रजा ने भी अपना हिस्सा डाला ताकि जी भर के बदमजा हुआ। कम ऑन यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी खामोशी ताकि तुम सबकी बातें सुन लूं। सभी बोलेंगे तो सुनेगा कौन? तकी ने बात के आखिर में हल्का सा कहकर लगाया तो टेबल के गिर्द बैठे सभी लड़के कहका लगाकर हंस पड़े। यार वो देख, मैं कब से नोट कर रहा हूँ, वो लड़की मुसलसल तुम्हें देखी जा रही है। साथ ने फिर से तकी का शाना हिलाकर इसे सामने बैठी लड़की की तरफ तवज्जो किया था। तकी ने इसके हाथ के इशारे के ताक़ुब में देखा। सामने जीन्स के ऊपर इंतहाई बारीक और मुख्तसर शर्ट पहने हुए बैठी लड़की ने तकी की मतवज्जा होते ही उसे हाथ उठाकर उंगलियों को मिलाकर हाय कहा। तकी के फैले हुए होंठ लम्हा भर में सिकुड़ गए और वो फौरन ही रुख बदलकर साथ की तरफ खाजन वाली नजरों से देखने लगा। मुझे इस हुलिये की लड़कियां जहर से भी ज़्यादा बुरी लगती हैं और मुझे स्वीट से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, फहद ने सरहद से कहा। इससे पहले कि तकी को मज़ीद जवाब देता, वो लड़की अपनी जगह से उठकर तकी के पास आकर खड़ी होगी। हाय, आई एम रीना। या रीना ठीक है। लड़की ने अपना तारुफ करवाते हुए अदाए में नियाजी से अपनी डाई शोल्डर तक आते बालों को पीछे की तरफ झटका और अपना हाथ तकी की सिमत बढ़ा दिया। तकी ने इत्मीनान से अपना जूस का ग्लास उठाया और लबों से लगा लिया, जैसे वो उस लड़की से नहीं किसी और से बात करे जैसे वो लड़की उससे नहीं किसी और से बात कर रही थी। एटीट्यूड, वो कहकर धीरे से मुस्कुराई। ऐसे एटीट्यूड आप पर सूट भी करते हैं। एनी हाउ इट्स माई सेल नंबर। उसने अपने सुनहरे रंग के हैंडबैग से एक कार्ड निकाल कर तकी की सिमत बढ़ाया, जिसे तकी ने अनदेखा कर दिया। इस बार लड़की के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छाने लगी। आप जानते नहीं हैं कौन हूँ मैं? रीना सदीकी शायद, रुक जाए, रीना ही है। आज तो बता चुकी हूँ मैं, पता नहीं क्यों मिनट बाद मुझे गुस्सा आ रहा है। इससे पहले कि वो लड़की अपना तारुफ करवाती, तकी ने हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर रखा और उठकर खड़ा हुआ। वो लड़की के ऐन मुकाबिल खड़ा था। तुम कौन हो मुझे ये जानने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो, वो चबा चबा कर कहता गुस्से में बोल रहा था। रज़ा ने बात बढ़ती देखकर जल्दी से अपनी जगह को छोड़ा और तकी के करीब आकर उसका बाजू थाम कर अपनी तरफ खींचा। वो अलग बात है, तकी अपनी जगह से हिला तक नहीं था। प्लीज़ आप जाएं, ये पागल है। रज़ा ने तकी को आंखें निकालते हुए पलट कर रीना से कहा, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं इनसे खुद बात कर लूँगी। रीना ने बुरी तरह रज़ा को लताड़ा तो वो शर्मिंदा होकर पीछे की जानिब खिसक गया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तकी ने बेनियाजी से एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, इस होटल में मौजूद किसी भी लड़के को इशारा करूँ वो फ़ौरन मेरे पीछे दुम हिलाता चला आएगा। मैं मुंतखब MNA आसिफ सदीकी की बेटी हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक चैनल की MD। अपनी दानस्त में इसने तकी को इम्प्रेस करना चाहा, मगर वो नहीं जानती थी सामने तकी नौशेरवा था जिसे कभी किसी से मुतासिर होना नहीं आया था। उसके चेहरे पर कुताहट भरे तासरात उभरे। मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकता हूँ? उसने लफ्ज़ फ्रेंड्स पर जोर देते हुए कहा। रीना अपने तारुफ में से सबसे तगड़ा तारुफ इसके गोशगुजार कर चुकी थी, मगर वहाँ तो बेनियाजी का अजब जहाँ बात था। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। रीना ने एक फिक्रा बड़ी मुश्किल से अदा किया था। उसके लोगों की मुस्कुराहट जाने कहाँ खो गई थी। अब वो तकी से इंतहाई संजीदा अंदाज में बात कर रही थी। ये पहली बार हुआ था किसी ने उससे बात करने से इनकार किया था। तकी ने कुटेली निगाह रीना सदीकी पर डाली और फिर पलट कर अपने दोस्तों की तरफ देखा। गहरी सांस भरी और ज़रा सा चुपकर टेबल पर पड़ा अपना स्मार्टफोन उठाया और किसी की भी तरफ देखे बिना होटल के बैरूनी दरवाजे की सिमत भटका। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रीना भी उसके अकब में लपक गई। शट अप एंड जस्ट शट अप। तकी ने अपने अकब में आती रीना को उंगली उठाकर बुरी तरह डिपटा था। रीना वहीं रुकी मानो पत्थर की हो गई हो। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो कोई भी ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश मत करो। उसने एक लफ्ज़ चबा कर कहा और पलट कर लंबे लंबे ढक पड़ता हुआ होटल की राहदारी की सिमत बढ़ गया। रीना सदीकी सांस लेना भूल गई थी। पहली बार, हाँ, उसकी 24 साला ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने उससे इस तरह की बात
की हो और इससे बात करने से इनकार किया था। ऐसा कब हुआ था? रीना की फ्रेंड अनाया उठकर उसके करीब आई। कम ऑन रीना, दफा करो, कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा था। अनाया ने उसे तसल्ली देना चाहिए। रीना ने उसका हाथ बुरी तरह झटका और टिक टिक करती होटल की पार्किंग में आकी सामने ही तकी होठों में सिगरेट के सिरे को दबाए लाइटर की मदद से उसके सिरे को सुलगा रहा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना जरा सा झुका हुआ सर उठाया, गहरा कश लिया और जेब से अपना वॉलेट निकाल कर कोई कार्ड अपने सामने खड़ी लड़की को दे दिया। लड़की उससे कुछ कह रही थी। फासला ज्यादा होने की वजह से रीना बस उसके हिलते हुए होंठ देख सकती थी, सुन नहीं सकी थी। तकी ने इस बात में सर हिलाया और चंद लफ्ज बोलकर अपनी गाड़ी की सिमत भड़क गया। जैसे ही गाड़ी पार्किंग से निकलकर सड़क की सिमत मुड़ी, रीना तेजी से कब से निकलकर उस लड़की के पास पहुंच चुकी थी। सुनो, इसने तुम्हें क्या दिया है, दिखाओ मुझे, वो लहजे में हुक्म भर कर बोली। लड़की ने अपने हाथ की मुट्ठी में बंद विजिटिंग कार्ड रीना की सिमत बढ़ा दिया। नौशेरवा इंटरप्राइजेज कंपनी। रीना ने नाम पढ़ा। इसका नाम नौशेरवा है? रीना ने जाने किससे पूछा। नहीं तो, इसका नाम तो तकी है। लड़की ने जल्दी से तस्दीक की। रीना ने नजर उठाकर लड़की की सिमत देखा। वो आम से नकूश और आम से हुलिये वाली लड़की थी। रीना की आंखों में मिर्चियां भरने लगी। मुझसे बात करना पसंद नहीं, मुझसे बात करके हर कोई फख्र महसूस करता है। और ये, वह गहरी नजरों से लड़की को देखने लगी। जिससे कोई बात ना करे उससे वो बात करके गया। तुम हो क्या चीज़? रीना को गुस्से से बुरा हाल हुआ। उसने अपने हैंडबैग से अपना सेलफोन निकाला, कार्ड के नीचे दिए गए 2 नंबरों को अपने सेलफोन में सेव किया और कार्ड उस लड़की की तरफ बढ़ाकर अपनी गाड़ी की सिमत बढ़ गई। अकब में खड़ी लड़की ने हैरत से रीना की बुश को देखा और फिर कंधे झुकाकर कार्ड को यूं संभाल कर पर्स में रखने लगी जैसे वो बहुत कीमती चीज़ हो। आयमा जैसी क्लास लेकर निकली थी, उसका फ़ोन बोल उठा। आयमा ने बैग में हाथ डालकर फ़ोन निकाला तो फ़ोन की स्क्रीन पर मुनस्सा का नंबर जगमगा रहा था। जी आप ही। इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। आयमा फ्री हो तो ऑडिटोरियम हॉल की बैक साइड पर आ जाओ। इसके बोलते मुनस्सा ने उजलत भरे अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। एक तो मुनस्सा आप ही बिना बात सुनती नहीं, अपनी सुनाकर फ़ोन बंद कर देती हैं, आयमा ने बड़बड़ा कर कहा और अपने साथ खड़ी इस्मा को बताकर साथ चलने का कहा। आयमा तुम चली जाओ, मुझे लाइब्रेरी से बुक इशू करवानी है, इस्मा ने मास्टरत ख्वाना अंदाज में कहा। तो आयमा इस बात में सर हिलाकर आगे की जानिब भड़की। वो जैसे ऑडिटोरियम हॉल के अकब में पहुंची, वहाँ काफ़ी लोग टोलियों की सूरत में बैठे बातों में मगन थे। ये यहाँ पढ़ने आते हैं कि बातें करने? वो दिल में कहती मुनस्सा की तलाश में नजरें घुमाने लगी। कुछ ही दूर इसे मुनस्सा हाथ हिलाती नजर आई। आयमा ने गहरा सांस लिया और तेज कदम उठाती मुनस्सा की तरफ भड़की। मुनस्सा के पास एक लड़का रुख मोड़े खड़ा था। शायद वो फ़ोन पर बात कर रहा था। जी मुनस्सा आप ही? आयमा ने लड़की की बैग से नजर हटाकर मुनस्सा की सिमत इस्तफामिया नजरों से देखा। महा नहीं आई तुम्हारे साथ? मुनस्सा ने सर उठाकर आयमा के इर्द गिर्द देखा। वो आज यूनिवर्सिटी ही नहीं आई। अगर मुझे पता होता अब यूनी नहीं आ रही है तो मैं भी ना आती, आयमा ने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर कहा। तो मुनस्सा मुस्कुरा दी। कोई मसला तो नहीं यूनी में? मुनस्सा ने दरियाफ्त किया। नहीं। आयमा ने नफे में सर हिला दिया। अब तो बस हमारे भी चंद दिन हैं, इंटर्नशिप के बाद मैं रिपोर्ट लिखनी है, फिर इसे सबमिट करवाना है और फिर वाइवा, इसके बाद हम फ्री। मुनस्सा कहकर खिलखिलाई। ऐसे ही फ्री? अब तो तैयारी कर लें। तो मेरे भाई को बहुत तंग कर लिया आपने, हम लोग आपके घर पहुंचने वाले हैं बैंड बाजों समेत। आयमा ने मोहब्बत भरी नजरों से मुनस्सा को देखा। यानी अब मैं इतना पढ़ लिख कर जॉब भी ना करूं? मुनस्सा ने मसनूई सदमे से कहा। क्यों नहीं, आप जॉब करेंगी 24 आवर्स, लेकिन मेरे भैया की आयमा कहकर हंसी। उसकी हंसी ने किसी को अपनी तरफ मतवज्जा किया और वह जो फ़ोन पर बुरी तरह मतवज्जा था चौंक गया और बेसाख्ता ही फ़ोन वाला हाथ नीचे करके पलट कर देखा। इस लम्हे आयमा की हंसी को ब्रेक लगा और वो होंठ सुकेट कर मुनस्सा की तरफ देखने लगी। इनसे मिलो, ये मेरे क्लास फेलो तकी नौशेरवा हैं। मुनस्सा ने आयमा के चेहरे पर उभरती संजीदगी को देखते हुए अदाब में ज़बानी निभाए। आप ही, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। आयमा शख्स को कभी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए जल्दी से बोली। अरे रुको। मुनस्सा ने पास से गुजरती आयमा का बाजू थाम कर इसे रोका। तकी ने तुमसे बात करनी है, इसने तो मुझे कहकर तुम्हें बुलवाया है। मुनस्सा ने इसे मुतला किया। आप भी? आयमा ने कुछ कहना चाहा। मुझे बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है। तकी ने अपने बंद होठों को खोला। आप ही, मुझे कोई बात नहीं करनी, आयमा ने माथे पर तेवरियां डालते मुनस्सा से कहा और नजरें उठाकर तकी की तरफ देखा जो उसकी सिमत देख रहा था। आयमा की नजरें पल भर के लिए उससे मिली थी और जाने उस लम्हे में क्या था, क्या सहर था, वो इससे बेख्तियार ही देखने लगी थी। वो इसकी नज़रों से अपनी नज़रों को हटा चुका था और मुनस्सा से कुछ कह रहा था। मुनस्सा इस बात में सरलाती सादतमंदी से उसकी बात सुन रही थी और फिर पलट गई। मुनस्सा के जाने के बाद वो आयमा की मतवज्जा हुआ। उसकी मतवज्जा होने पर आयमा ने जल्दी से अपनी नज़रों को झुका लिया और अपने हाथों की उंगलियों को मसलने लगी। उसने गला खंकारा और बोलने के लिए मुंह खोला। मुझे लंबी और ज़्यादा बात करनी नहीं आती बट उस दिन मैंने आपको और आपकी दोस्त को जो भी कहा था मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो अपनी बात मुकम्मल करके आयमा की तरफ इस तमामिया नज़रों से देखने लगा। आयमा को कुछ भी सुनाई ही कब दे रहा था। वो तो अपने दिल को झपटने में मसरूफ़ थी जो एक बार फिर इन गहरी सी आंखों में देखने की जिद कर रहा था। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो आयमा की खामोशी से उकताया। जी अच्छा। आयमा ने अटकते हुए कहा। अपनी फ्रेंड से भी मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है, इसके बाद मैं वाइवा के लिए आऊँगा, सो शायद मैं आपकी दोस्त से फेस टू फेस माजरत ना कर सकूँ। वो धीमे लहजे में कहता दिल में उतरता जा रहा था। आयमा की समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या हुआ है। मुझे अपने घर जाना है बस।
क्या आपने मेरी माज़रत को कबूल कर लिया? वो पूछ रहा था और आयमा नज़र झुकाए उसके काले झुकते शूज़ की समत देख रही थी। आप पागल हैं क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप खामोश खड़ी हैं? वो भड़का था और आयमा ने डरते डरते नज़रों को उठाया, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में देखने लगी। काली स्याह मगर चमकदार आंखें, उनमें ऐसी चमक थी जो आयमा को चारों तरफ से खुद को जकड़ती हुई महसूस हो रही थी। उसने बामुश्किल इस बात में चलाया, उसके लबों पर बड़ी सुधा मुस्कुराहट उभरी थी। वो मुतमईन होता उसका इत्मीनान खारिज कर चुका था। दादी कहा करती थी, कभी किसी मर्द की आंख में बराह रास्त नहीं देखना चाहिए, ये गुनाह बेलज्जत है। मगर इसी की बात बहुत देर से समझ में आई थी। वो थैंक यू कहकर जा चुका था मगर वो बेईमान था। वह जाते जाते आयमा को भी अपने साथ ले गया था। तकी नौशेरवा की आंखों में उसकी आंखें उसकी आंखों के सामने से हटती ही नहीं थी। बिस्तर पर करवटें बदलते हुए उसने बारहा खुद से पूछा, क्या ये मोहब्बत है? और हर मर्तबा इस सवाल के जवाब में पहले से गहरी खामोशी उसके अंदर उतर आती। खामोशी का मतलब तो नीम रजामंदी होता है। वह झटके से उठ बैठी और साइड टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उठाकर अपने मुंह से वो कल आया था सॉरी करने। आयमा ने गायब दिमागी से नोटबुक पर गोल गोल पेंसिल घुमाते हुए कहा। कौन आया था? माहा ने सर उठाकर नासमझी से आयमा की तरफ देखा। वही तकी नौशेरवा जिसने हमारी इंसल्ट की थी, एक्सक्यूज करा था। आयमा ने कहकर जोर से आंखों को बंद किया, जैसे उसकी आंखों की मकनातीसियत से फरार चाहती हो। अच्छा, वो उसका नाम तकी नौशेरवा है? कहना था अपना एक्सक्यूज अपने पास रखे। किस कदर बुरी तरह उसने हमारी इंसल्ट की थी। जब दिल चाहा इंसल्ट कर दी और जब दिल चाहा माफ़ी मांग ली। बड़ा आया। माहा ने हंकारा भरा। आयमा उसे देख कर रह गई। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतनी हैरत ज़दा नज़रों से मुझे देख रही हो? माहा ने कहते हुए आईब्रो झुकाए। कुछ नहीं, मैं मुनस्सा आपी से मिलने जा रही हूँ। वो अपने दिल की जिद के सामने हार गई थी। उसे तकी नौशेरवा को देखना था। एक बार, बस एक नज़र। उसने अपने बैग को कंधे पर डाला और माहा को हक तक वही छोड़कर कॉमर्स डिपार्टमेंट की सिमत भर गई थी। वो बेताबी से नजरें घुमा रही थी। माही बेआब की मानी तड़प रही थी मगर वो नजर नहीं आया। अरे आयमा तुम? उसके अकब में मुनस्सा की आवाज़ गूंजी। उसने शायद उसके सर पर स्कार्फ से पहचान लिया था। आयमा पलटी और लहजा भर के लिए सड़पड़ा गई। आपी वो मैं वो बुरी तरह अटकी। क्या वो मैं वो? मुनस्सा उसके करीब आई। मेरी फ़ाइल नहीं मिल रही थी, क्या मैं आपके पास छोड़ गई थी? उसे नहीं मालूम था वो क्या बोल रही है। नहीं तो मेरे पास तो तुम्हारी कोई फ़ाइल नहीं है। मुनस्सा ने तफ़ी में सर हिलाया तो आयमा के चेहरे पर तारीकी छाने लगी। तुम ठीक तो हो? मुनस्सा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जी ठीक हूँ। उसकी आंखें नम हुई। वो नज़र नहीं आ रहा था, यूँ लग रहा था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाय! वो थके थके कदमों से लौट रही थी। ना अजीब बात, वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुई थी और बुरी तरह इस मोहब्बत की बीमारी में मुब्तला हो गई। वो जितना उसकी आंखों को भूलना चाहती थी, वो आंखें इतनी ही शिद्दत के साथ उसे अपनी तरफ देखती हुई महसूस होती। लेकिन वो यूनिवर्सिटी से जा चुका था। अजब मोहब्बत की कहानी अजीब मोड़ पर आकर खड़ी थी, जिसमें ना तो रास्ते की खबर थी और ना ही मंजिल का पता। वो गहरी नींद में तकिए में मुंह छुपाए सो रहा था जब खामोशी की इस फिजा को उसकी फ़ोन की बेल ने तोड़ा था। तकी ने मंदी मंदी आंखों से तकिया हटाकर अपने से कुछ फासले पर पड़े फ़ोन को देखा और चेहरे को तकिए में छुपा लिया। अ, फ़ोन करने वाला शायद बड़ी फुर्सत से उसे फ़ोन कर रहा था, इसलिए इसे 5वीं बेल पर बादल नख्वास्ता फ़ोन उठाना पड़ा। फ़ोन करने वाला अनजान था क्योंकि तकी के फ़ोन में इसका नंबर सेव नहीं था। इसने यस का बटन दबाया और फ़ोन कान से लगा लिया। हेलो? नींद में डूबी आवाज़ एयरपीस पर उभरी। अभी तक सो रहे हो? यूँ दरियाफ्त किया गया जैसे वो इससे बहुत फ्रैंक हो। आप कौन? तकी ने पुश्त के बल लेटते हुए लम्हे भर के लिए फ़ोन कान से हटाकर नंबर याद करने की कोशिश की। मैं जो कोई भी हूँ, इस वक्त आपके ड्राइंग रूम में आपकी मामा के साथ बैठी हुई हूँ। मैं इन्हें पिछले 20 मिनट से कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जगा दें, मगर इसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि तकी ने फ़ोन काटा, कंबल हटाया और फ्रेश होने के बाद वो सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे लॉन्च में आया, जहाँ मुलाज़मा लवाज़मात से भरी ट्राली को खींचते हुए ड्राइंग रूम में जा रही थी। उसे देखकर मुलाज़मा चिढ़ कर फिर जल्दी से सलाम करके उसकी तरफ देखने लगी। तकी ने सर को हौले से झिन-बिश्ती और रेहाना से पहले ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। कितनी ही हैरतों की इमारतें बुलंद हुई थी और फिर एक-एक करके तकी पर गिरी थी और इसके घर तक चली आई थी, बिना बताए, बिना किसी जान-पहचान के। तुम्हें क्या हुआ है माँ? माहा ने कितनी बार उससे पूछा मगर वो क्या बताती। उसे क्या हुआ? मोहब्बत हुई वो भी पहली नज़र में और फिर इस पहली नज़र के बाद उसने उसे भी नहीं देखा, कभी बात नहीं की। अजीब सी बेजारी थी, अजीब बेचैनी जिसे वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाई थी। कहने और बताने के लिए था भी क्या? वो बस खाली खाली नज़रों से माहा को देख कर रह गई थी। घर में सब ठीक तो है ना? माहा को यही लगा शायद घर में कोई प्रॉब्लम है। अब तो उसके भाई की शादी को भी 2 माह हो चुके थे। कितना कुछ सोचा था भाई की शादी पर, यूं करूंगी ऐसे करूंगी, मगर सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक मुहिम सी उम्मीद थी, वो मुंजा की तरफ से शायद आए, और ये उम्मीद आखिरी मेहमान के आने तक जिंदा थी। और फिर उस वक्त दम तोड़ गए जब दुल्हन बनी मुंजा को फरमान के पहलू में लाकर बिठा दिया गया। आयमन ने दाखिली दरवाजे की तरफ देखा और फिर स्टेज पर बैठी मुस्कुराती हुई मुंजा को। उससे ज़्यादा किताब उसमें नहीं थी।
वो मुंह बनाती मुंजा के साथ आ बैठी। आप भी? उसने झुककर मुंजा को पुकारा, जो कि फरमान की सजाने कौन सी बातों में मसरूफ थी। मुंजा ने अपना चेहरा आयमा की सिमत मोड़ा। आपने उसको अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया था? आयमा ने बज़ाहिर मुस्कुराकर फोटोग्राफर की सिमत देखते हुए बेकरारी से मुंजा से दरियाफ्त की तो मुंजा हैरान हुई। कौन? वही तकी इस नौजवान को? वो क्यों आएगा? वो मेरा क्लास फेलो था, बस फ्रेंड नहीं। मंजा ने धीमी आवाज में कहा। फोटोग्राफर की सिमत मुतवज्जा हो गई, जो उसे मुसलसल अपनी तरफ देखने के लिए कह रहा था। कितना कुछ टूट गया था, यानी वो उसे नहीं देख पाए कि आयमा आयमा। माहा ने ख्यालों में खोई हुई आयमा को पुकारते हुए उसका कंधा हिलाया था। माहा। आयमा के लब हिले। आयमा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या हो गया है? ना पहले की तरह हंसती हो, ना पढ़ती हो, ना बातें करती हो। माहा के लहजे में फिक्रमंदी थी। माहा, मुझे मोहब्बत हो गई। आयमा को लग रहा था कि उससे ज्यादा चुप रही तो इस अजीब मोहब्बत का बोझ उसका दिल नहीं सहार पाएगा। 3 माह बहुत होते हैं, अंदर ही अंदर घुलते, खुद से लड़ते। वो बार बार अपने दिल को समझाती, मगर उसका दिल कुछ भी समझने को राजी कब था। वो तो बस उसके नाम की रट लगाए बैठा था, और वो जाने कहाँ खो गया था। वो रो पड़ी थी। माँ हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम पागल हो गई हो आयमा, ये क्या बचपना है? तुम कह रही हो कि तुम इस इंसान की मोहब्बत में मर रही हो, जिससे तुमने कभी बात नहीं की, ना तुम उसके बारे में जानती हो सिवाय उसके कि वो तुम्हारी भाभी का क्लास फेलो था। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की है महा, और हर कोशिश नाकाम ठहरी। मोहब्बत सोच के थोड़ी होती है, ये तो बस हो जाती है यूं ही अचानक, ऐसे ही किसी भी लम्हे। ये वो शहर है जो अचानक भी अपनी लपेट में ले लेता है। मेरे पास लफ्ज़ नहीं, मैं कैसे अपने जज्बों को लफ्ज़ों में बयान करूँ। मुझे नहीं मालूम इस लम्हे उसकी आंखों में क्या था, लेकिन उसकी आंखों की नमी, आंखों ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, मुझे खुद में मदहम कर लिया। वो रो रही थी, हिचकियों से रो रही थी, और महा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और किन लफ्ज़ों में उसे दे। क्या मोहब्बत ऐसी भी होती है महा? आयमा ने सर उठाकर महा से इस्तफसार किया। महा ने उसकी आंखों आंसुओं से भरी नज़रों से नजरें चुराई। सामने टेंट मंट से दरख्त को देखने लगी थी। ख़ज़ां का मौसम आ चुका, हर शेर पर जर्द रंग आया था। सब्ज़ पत्ते पीला पैराहन ओढ़े हुए के हवा के संग यहाँ वहाँ ज़मीन पर बिखर रहे थे। कुछ पत्ते जब पाँव तले आकर चरमराते तो खूब एहतजाज करते, जैसे कह रहे हों कि दरख्त से टूटकर गिरना तो हमारे मुकद्दर में था, कि पाँव तले रोना ज़रूरी था। मगर उनके एहतजाज की कहाँ सुनाई देती थी। शायद ऐसी ही मोहब्बत आयमा के हिस्से में आई, जहाँ बाहर आने की खबर किसी को ना थी। मोहब्बत, और वो भी एकतरफा मोहब्बत, इसी तरह जानलेवा महसूस होती है, और इसी तरह नकारा लगता है, जैसे शाख से टूटकर एक पत्ता। अब कौन जाने आयमा की मोहब्बत जान रसीदा रहती थी, या फिर बाहर का मौसम हर सू मोहब्बत के पुल खिलाने वाला था। कौन जानता था भला ये। तकी की कुशादा पेशानी पर कितनी ही लकीरें नमोदार हुई थी। तुम, वो तशदीकी से कहते हुए आगे बढ़ा। रीना ने मुस्कुराकर पहले तकिया फिर अनीला बेगम की सिमत देखा था। मैंने आपसे कहा था ना, आंटी आते ही गुस्सा करेगा और मुझे यहाँ से निकल जाने का कहेगा। वो ढीठ थी, और बहुत ढीठ थी, इसका अंदाज तकी को हो चुका। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे यहाँ घर मेहमान की इंसल्ट नहीं की जाती। तकी क्यों तुम्हें घर से निकल जाने का कहेगा? तुम तो बहुत ही क्यूट और अच्छी लड़की हो। थैंक्स गॉड तकी, तुम्हारे दोस्तों में पहली बार मुझे तुम्हारी इस दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अनीला बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये मेरी दोस्त नहीं है, निकलो मेरे घर से फ़ौरन। तक इससे ज़्यादा सब नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा सब कर उसे ख्वाहिश से उसके लिए बिना किसी लिहाज के बोला। अरे तकी बेटा, अनीला बेगम फ़ौरन तकी की सिमत बढ़ी। आप अंदर जाएं, वो खफकी से बोला। बेटा मेरी बात। अनीला बेगम ने कुछ कहना चाहा, तकी ने हाथ उठाकर उन्हें बोलने से मना किया। अनीला बेगम ने पलट कर रीना की तरफ देखा, फिर तकी की तरफ देखकर इट्स ओके कहा, और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। तुम्हारी मॉम काफ़ी यंग है, रीना ने तमानियत से कहा, और वापस सोफे पर बैठने लगी। मगर इससे पहले वो सोफे पर बैठी, तकी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे ऐसी हरकतों से सख्त नफरत है, आप जा सकती हैं। उसने उसका बाजू छटक कर छोड़ा था। अजीब इंसान हो, आम से चलिए वाली लड़की को अपना कार्ड इंतहाई एहराम से पकड़ाते हो, और मुझसे डर रहे हो। वो कहकर मुस्कुराए। मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तर्क इसकी बात से उछली तो गया था। साहब जी चाय। रेहाना ने दरवाजे पर सर निकाल कर कहा, कोई चाय नहीं, ले जाओ यहाँ से ये सब। तकी ने ट्रॉली की सिमत इशारा किया, जो रेहाना खींचकर अंदर ला रही थी। अरे किस कदर अनमैरिड इंसान हो तुम, इतनी दूर से मिलने के लिए आई हूँ, चाय तो ज़रूर पीकर जाऊंगी। रीना ने बेतकल्लुफ़ी से कहा, जैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हों। क्या मैं तुम्हारे इस रवैये की वजह पूछ सकता हूँ? तकी ढीला पड़ा। सिंपल, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। रीना ने चाय बनाने के लिए ट्रॉली को अपनी सिमत मोड़ा। तकी ने उसकी बात पर लब खींची। शुगर? रीना ने खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए तकी से यूं इस्तफसार किया, जैसे घर मेहमान आया हो। मेरे पास 10 मिनट है, और 10 मिनट के बाद मुझे जिम जाना है। मैं किसी के लिए भी अपना वक्त 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करता, सो बेहतर होगा कि हम टू दी पॉइंट बात करें। तकी ने वॉल क्लॉक की सिम देखते हुए नफ़रत से भरे लहजे में कहा। रीना का रंग बदला। वो कब ऐसे रवैये की आदी थी? वो जहाँ जाती उसे हाथों हाथ लिया जाता, उसे यूं ट्रीट किया जाता जैसे वो किसी मुल्क की शहजादी हो। और ये नौजवान। 1 मिनट गुजर चुका। तकी के पास से ख्यालों की वादी से बाहर निकाला। रीना ने हाथ में पकड़े कप की तरफ देखा, और फिर तकी की तरफ। मैं विदाउट शुगर चाय पीता हूँ।
उसने सीधा होकर बैठते हुए ज़रा सा आगे की जानिब खिसककर रीना से चाय का कप लिया और अपनी जगह पर दोबारा बैठते हुए उसने चाय का घूंट लिया। रीना मुस्कुराई, उसका पुराना एतमाद लौट आया। उसने अपने लिए चाय का कप तैयार किया, टांग पर टांग चढ़ाए बैठते हुए तकिए की तरफ देखा, जो उसके बजाय सामने क्रिस्टल के पड़े डेकोरेशन पीस को देख रहा था। मैं पिछले 3 माह से तुम्हें तो फ़ोन कर रही हूँ और तुम मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर देते हो। क्या मैं इस रवैये की वजह पूछ सकती हूँ? इस रवैये की कोई वजह नहीं, सिवाय इसके कि तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। उसने इत्मीनान से कहा, क्यों बात नहीं करना चाहते? हम इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। तकी ने कहकर सर झटका था। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। रीना का चेहरा सुर्ख हुआ था। तुम अपनी इंसल्ट खुद करवा रही हो। वो दो बोला। रीना की आंखों में मिर्ची सी भरने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन हकीकत यही है कि एक लड़की होकर तुम बिना किसी रिश्ते के मेरे घर तक चली आए। क्या ये तुम्हारी औरत होने की तौहीन नहीं? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं किसी भी लड़की के साथ ना तो फ्रेंडशिप करता हूँ और ना ही कोई रिलेशनशिप बनाता हूँ। सो मैं इस दिन होटल में इनकार कर दिया था। क्या तुम कमिटेड हो? जैसे ही सांस लेने को रुका, रीना ने सवाल किया। तकी ने एक नज़र उठाकर रीना को देखा। क्या था उसकी इस नज़र में? तासुफ, तुर्म या फिर कुछ और? वो समझ नहीं पाई। कोई भी लड़की इस काबिल नहीं जिसके साथ कमिटमेंट कर सकूं। आई एम सॉरी टू से, अगर औरत की डेफिनेशन ये है। उसने रीना की सिर्फ इशारा किया। तो मुझे ऐसी भी किसी लड़की से कमिटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। रीना की रंगत मुतगय्यर हुई थी। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो नाराज़गी से बोली। तुम अपनी इंसल्ट खुद कर रही हो। ये लिबास पहनकर। तकी ने उसके लिबास की तरफ इशारा किया। रीना इस वक्त वाइट कलर के टाइट ट्राउजर, जो कि उसकी सफ़ेद धुरिया पिंडलियों तक था, ऊपर पिंक कलर का शॉर्ट कुर्ते पहने हुई थी। कुर्ता भी विदाउट स्लीव्स था और दुपट्टा ना दर्द। आई एम सॉरी अगेन मिस रीना सदीकी, मैं ज़रा और टाइप का इंसान हूँ। मेरे नज़दीक सूरत कोई खूबसूरत डेकोरेशन पीस नहीं जिससे हर कोई आते जाते देखे, हाथ लगाए और आखिर में उसकी कीमत लगाए और दिल बहलाने के लिए मोहब्बत का नाम खेल खेलने लगे। वह कप वापस टेबल पर रख चुका था। मेरे सर्कल में ऐसी ही लड़कियां हैं। अब शायद ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ऐसा सर्कल मिला, लेकिन मैं ऐसी लड़कियों को पसंद नहीं करता। तो फिर इनसे बात और फ्रेंडशिप क्यों करूं? मैं इस मिजाज का बंदा नहीं हूँ। होप सो आप मेरी बात समझ चुकी होंगी। मुझे जिम जाना है। वो कहते हुए उठकर खड़ा हुआ। तो आप मुझे इन शॉर्ट वर्ड्स में ये पावर करवा रहे हैं कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? रीना का गुस्से से बुरा हाल हो चुका। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, लेकिन जब आप एक ही सवाल बार बार करेंगी तो मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। एनी हाउ एनी हाउ गुड लक। वो कहकर जा चुका और रीना को लगा वो जानबूझकर से जान छुड़वाने के लिए सब कहकर गया है। बड़ा आया। वो बुड़बुड़ाई और झुककर अपना पर्स उठाकर टिक टिक कर दी ड्राइंग रूम से निकल गई थी। आप ही? आयमा मुंजा के कमरे में आई। हाँ। पैकिंग करते मुंजा ने रुककर आयमा की तरफ देखा। फरमान और मुंजा की आज की रात दुबई की फ़्लाइट थी और वो इस सिलसिले में अपनी पैकिंग कर रही थी। आप ही, मुझे महाज से बात करनी है। मेरा फ़ोन में क्रेडिट खत्म हो गया है। क्या मैं आपको फ़ोन ले सकती हूँ? आयमा ने कनक के उसे साइड टेबल पर पड़े मंजा के फ़ोन को देखते कहा। हाँ, क्यों नहीं, वो पड़ा है फ़ोन। मंजा ने फ़ोन की सिमत इशारा किया और कैबिनेट की तरफ पलट गई। आयमा ने सरहद से आगे बढ़कर साइड टेबल से फ़ोन उठा लिया। मैं भी कॉल करके फ़ोन वापस करती हूँ। आयमा कहकर अपने कमरे में दरवाज़ा लॉक कर सोफ़े के किनारे आ बैठी। वो मंजा का कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक कर रही थी। शायद उसके पास तकिए नौशवान का नंबर हो। उसने मंजा के कॉन्टैक्ट लिस्ट को दोबारा चेक किया। इसमें तकिए के नाम से कोई भी नंबर सेव नहीं था। एम्मा की आंखें भीगने लगी। व्हाट्सएप पे हो, इसका मुहम सी उम्मीद उसके अंदर उभरी और फिर उसने मंजा के तमाम सोशल नेटवर्क्स को चेक किया, मगर वो कहीं भी ऐड नहीं था। ना व्हाट्सएप, ना इंस्टाग्राम और ना ही फेसबुक पर। आंखों की नमी आंसू में ढलने लगी। उसे ये क्या रोग लग गया था? वो मोहब्बत करते करते निढाल हो रही थी और मुकाबले को खबर तक ना थी। वो जो भी था, लेकिन एम्मा के दिल की दुनिया तहवाला कर गया। फिर आखिर तहवाला कर चुका था। वो उसे अपने हिसाब में जकड़ चुका, ऐसा अनदेखा हिस्सा जिसमें एम्मा को उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मोहब्बत ऐसी थोड़ी होती है जिससे एम्मा पुख्तियार को हुई थी। कैसी मोहब्बत का आगाज था जिसमें महबूब मिलने से पहले ही खो गया। कैसी तड़प थी जिसमें किसी पल आराम न था। वो रो रही थी। हाँ, वो तकी नौशवान के लिए रो रही थी, उसकी मोहब्बत में तड़प रही थी। सुना होगा तुमने कहीं आंखों की रिमझिम का, कहीं पलकों की शबनम का, पढ़ा होगा कहीं तुमने, कहीं लम्हों की बारिश का, कहीं सागर के आंसुओं का। मगर तुमने भी कभी मेरे हमदम कहीं देखे कहीं परखे, किसी तहरीर के आंसू। मुझे तेरी जुदाई ने यही मेराज बख्शी है कि मैं जो लफ्ज़ कहता हूँ वो सारे लफ्ज़ रोते हैं। कहीं सागर के आंसू, मगर तुमने कभी मेरे हमदम कहीं देखे कहीं परखे, किसी तहरीर के आंसू। मुझे तेरी जुदाई ने यही महराज बख्शी है कि मैं जो लफ्ज़ लिखता हूँ वो सारे लफ्ज़ रोते हैं। रीना जब से तकी के घर से आई थी, यूं ही आईने के सामने खड़ी खुद को देखे जा रही थी। आईना बता रहा था उसका हुस्न किस कदर खेरा कर देने वाला था, सामने वाले की आंखों को चुंधियाने पर मजबूर कर देने वाला। लेकिन आज उसने कहा उसे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं,
उसे मेरी जैसी लड़कियां पसंद नहीं, ये मजाक नहीं तो और क्या था? कौन है जो रीना सिद्दीकी को पसंद कर सकता है? कोई उसके अंदर चिल्लाया। तकी नौशरवा। उसके लब जरा से हिले, आंखों की जमीन पर नमी उभरी। रिजेक्शन का दर्द बहुत जानलेवा होता है। अभी चंद माह पहले ही तो दानिश ने उससे कहा था, और तब ये हल्की सी नमी उसकी आंखों में थी और तफाखुर और गरूर से गर्दन उसकी तनी हुई थी। कम ऑन दानिश, डोंट बी सिली, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें कोई भी लड़की पसंद कर सकती है और तुम्हें कभी इनकार नहीं कर सकती, तो वो अच्छी लड़की तुम क्यों नहीं हो सकती? तुम क्यों मुझे इनकार कर रही हो? वो बेताबी से खोया हुआ था। क्योंकि मुझे भी मोहब्बत और शादी जैसे झंझटों में नहीं पड़ना। मैंने अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहती हूँ, हवाओं में उड़ना चाहती हूँ, और इतने सवाल तो कभी मेरे पापा ने मुझसे नहीं किए जितने तुम कर रहे हो। वो आखिर में नाक चढ़ाकर बोली, मैं तुम्हें कभी किसी भी बात के लिए मना नहीं करूंगा, तुम जो चाहती हो करना, लेकिन प्लीज़ मुझे इस तरह रिजेक्ट मत करो। वो मुल्तजाना अंदाज में बोला। हद है भाई, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं। उसने अपने गोल्डन वालों को अदा बेनियाजी से झटका था। रीना, दानिश ने कुछ कहना चाहा। मुझे फहद की बर्थडे पार्टी में जाना है। अगर मैं न गई अगर मैं ना गई तो वो मुझसे सख्त नाराज़ हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। वो खड़े होते हुए दानिश उसे देख कर रह गया था और वो गर्दन अकड़ाए उसके सामने से उठ गई थी। वो तो उसकी मोहब्बत को ठुकरा कर आई थी और आज तक की नौशवा ने भी उसकी दोस्ती का इनकार किया था, तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? वो समझ नहीं पा रही थी। उसे कौन सी बात ज़्यादा दर्द दे रही थी? तकी का उसे यूं इग्नोर करना, बार बार उसे झिड़कना, उसकी हुलियों पर यूं तंज करना, या फिर उससे ऐसा लम्हा भर के लिए ज़रा भी अहमियत ना देना। वो पलटी और धीरे-धीरे चलती अपने बेड पर आ बैठी। दाएँ-बाएँ पहलू में रखे हाथों से उसने बेड की चादर को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा। उसका ज़हन तेज़ी से कुछ ताने-बाने बन रहा था। वो सोच रही थी और फिर आखिरकार उसके लबों पर बड़ी पुरअसरार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पुश्त के बल बेड पर गिरी, छत पर चलते पंखों को देखने लगी। उसके लब मुस्कुरा रहे थे, आँखें चमक उठी थीं और वो इस वक़्त बहुत कुछ सोच रही थी, और अभी उसे बहुत कुछ करना भी था। वो जिम से जल्दी लौट आया था। फ्रेश होने के बाद डिनर के लिए टेबल पर आ बैठा। अनीला बेगम ने खाना खाते नौशरवान साहब की तरफ देखा, जो तकी देखने में मसरूफ़ थे। तकी उनका इकलौता बेटा था। बाबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तकी ने सर उठाकर बाप की तरफ देखा। हाँ, श्योर करो। नौशरवान साहब कहकर अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जा हुए थे। मैं चंद शॉर्ट कोर्सेज के लिए अब्रॉड जाना चाहता हूँ। तकी ने छुरी की मदद से चिकन के पीस को अलग करते हुए इत्मीनान से कहा था। बाहर क्यों, तुम यहीं अच्छे से इंस्टीट्यूट से कोर्सेज कर सकते हो। नौशरवान साहब ने रुक कर बेटी की तरफ देखा। अरे जाने देना, एक ही तो हमारा बेटा है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा फ़र्ज़ है। नीला बेगम ने लगावट भरे लहजे में कहकर नौशरवान के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराई थी। तकिए ने एक नज़र उनके इस लगावट भरे अंदाज को देखा। अजीब सा गुस्सा उसके अंदाज में उबलने लगा था। उसने नागवारी से अपने बाप को मोहब्बत लुटाती नज़रों से अपनी बेगम को देखते देखा, और अगले ही लम्हे उनका उसने चमचा प्लेट में पटका। चमचे के पटकने से दोनों बेक वक्त तकी की सिमत मुतवज्जा हुए। चलो ठीक है, जैसे तुम चाहो। नौशरवान साहब ने फ़ौरन अपनी रजामंदी का इज़हार किया था। थैंक यू, वो रखाई से कहकर उठने लगा था जब नौशरवान साहब की आवाज़ आई थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बैठ जाओ, उन्होंने कहकर अनीला बेगम को पानी का ग्लास में डालने का इशारा किया। तकी वापस अपनी जगह पर बैठ चुका और इस्तफामी नज़रों से बाप की सिमत देखने लगा। आज एक लड़की घर आई थी, क्या नाम था उसका? वो लम्हे भर के लिए रुका और अनीला की तरफ देखा। रीना, रीना सिद्दीकी? तकी अनीला के बोलने से पहले ही बोल उठा था। हाँ वही, तुम्हारी मॉम बहुत तारीफ़ कर रही हैं उसकी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और वेल ऑफ फैमिली। तो मैं ये पूछ रहा था, तुम्हारी फ्रेंड है या फ्रेंड से कुछ ज़्यादा? तकी के माथे पर दो लकीरें नमदार हुई थी। ना वो मेरी फ्रेंड है और ना ही फ्रेंड से ज़्यादा, उसने सख्ती से जवाब दिया। बात यह है बरखुदा, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है, जल्दी तुम अपना फैमिली बिजनेस ऑन कर लोगे तो मैं और तुम्हारी मॉम चाहते हैं कि साथ ही तुम्हारी शादी के फ़र्ज़ से भी सबको दोष हो जाए। रीना अच्छी लड़की है, तो फिर क्या ख्याल है? मैं और तुम्हारी मॉम इस घर के फॉर गॉड से पापा, आप लोग इतना आगे का क्यों सोच लेते हैं? कुछ और तो दूर की बात है, वो मेरी फ्रेंड भी नहीं। आप प्लीज़ इतना मत सोचा करो, मुझे वैसे भी शादी नहीं करनी। वो झंझलाहट अमेज़ लहजे में कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना, तकी को मालूम भी नहीं होगा वो कौन है। वो तो मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। अनीला बेगम पुरजोश लहजे में बोली तो तकी उलझकर उनकी तरफ देखने लगा। वो एक एमएनए की इकलौती बेटी है, उसके एक मामू ब्यूरोक्रेट हैं ब्यूरोक्रेट हैं और एक रिटायर्ड जज हैं। तो तकी ने माथे पर तेवरियां चढ़ाकर कदर तेज लहजे में कहा। उसके लहजे की तेजी से खालिफ होकर अनीला बेगम ने मदद तरफ नजरों से अपने शौहर की सिमत देखा था। तो ये कि फैमिली में तो तुम पहले से ही शादी से इनकार कर चुके हो। हालांकि अनीला की बहन की बेटी शिफा तुम्हारे लिए परफेक्ट थी। अनीला, मेरा दिल कितना दिल था कि, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी करनी है, तो फिर रीना सिद्दीकी ही सही। ऐसे मौका ज़िंदगी में एक बार ही मिलते हैं, उन्हें गंवाना बेवकूफ़ी है। रीना सिद्दीकी से दोस्ती करो, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करो। यकीन करो, ये रिश्ता हमें रिश्तेदारी के अलावा कारोबारी लिहाज से भी बहुत फ़ायदा देगा। ज़ुबान बेशक नौशरबन साहब की थी, मगर अल्फाज अनीला बेगम के थे। तकी के माथे पर मौजूद बलों में इजाफा होता जा रहा था। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं भी शादी के बारे में नहीं सोचा। इतना काफ़ी है, मुझे और भी कुछ कहना पड़ेगा। तकी ने रोककर नौशरबन साहब से इस्तफसार किया। लेकिन बेटा, अनीला बेगम ने कुछ कहना चाहा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अब इस टॉपिक पर मज़ीद बात नहीं होगी। तकी ने दो टोक लहजे में कहा और अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर निकल गया था।
तो नौशवान आप ही कुछ तकी को समझाएं। गुस्सा तो अनीला बेगम को बहुत आ रहा था, मगर इज़हार का मौका नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने लहजे को हल्का का नॉर्मल रखा। मैं खाना खा सकता हूँ? नौशवान ने पलट कर अपनी शरीक हयात से पूछा। तो अनीला बेगम बहुत कुछ कहने की हद से दिल में छुपाए सर को इस बात में हिलाती गई। सब कुछ वैसा ही था, सूरज चाँद सितारे भी अपनी जगह पर थे, ज़िंदगी भी वैसी ही थी, बज़ाहिर तो आयमा भी वैसी ही थी, मगर उसके अंदर कुछ भी पहले जैसा नहीं था। अंदर की दुनिया बदली तो अंदाज़ भी बदल गए थे, वो पहले की तरह बहुत बातें नहीं करती थी, उसकी हँसी की खनक भी वैसी नहीं थी, और अब वो हँसती भी कहाँ थी। बहुत हुआ, बस मुस्कुरा दी। मम्मा पापा मुंजा आपी फरमान भाई दिन में कितनी बार उससे पूछते वो खामोश क्यों है, हँसती हँसती क्यों नहीं। कभी वो खामोश होकर अपनी जगह छोड़ देती तो कभी चिढ़ कर रोने लगती, और अब तो घर में और भी खामोशी का राज छा चुका था। फरमान भाई मुंसा आपी के साथ दुबई जा चुके थे। जाने से पहले मुंसा ने उससे कितना पूछा था कि वो क्या छुपा रही है, वो उनसे क्या कहती जो वो छुपा रही है, वो खुद भी नहीं जानती। आयमा, आयमा, वो जो बुरी तरह अपने ख्यालों में मुस्गरक थी, हड़बड़ाकर चौंकी और अपने पास में बैठी महा को देखने लगी। ये लो उसका नंबर, उसने हाथ में पकड़ी चिट आयमा की तरफ बढ़ाई थी। किसका? वो कायब दिमागी से पूछ रही थी, ताकि नौशवान का लफ्ज़ थे कि आप आबे हया, बस जिसने मुड़ती हुई आयमा के वजूद में नई जिंदगी डाली। वो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर इस चिट को देख रही थी, जिस तक कि नौशवान का फ़ोन नंबर दर्ज था। तुम्हें कहाँ से मिला? उसकी सरसराती हुई आवाज़ निकली थी। मत पूछो कैसे लिया और कहाँ से लिया, लो उसे फ़ोन करो और उसे बता दो जो भी दिल में है, ताकि दिल से यकतरफ़ा मोहब्बत का बोझ कुछ तो कम हो। मामा ने कहा कहते हुए उसका हाथ थामा और उसकी हथेली पर वो चिट रखती थी। आमा ने किसी कीमती शे की मानिंद उस चिट को अपनी मिट्टी में बंद कर लिया। अगर उसने मुझे झड़क दिया, एक अंदेशा सनसनाता हुआ उसके लबों से निकला था। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें खौफ ना हो, डर ना हो, और एक बार अपने दिल की बात को उस पर आश्कार कर दो। लेकिन बस एक बात याद रखना है, मैं अपनी मोहब्बत के वक़ार को कभी भी मसरू मत करना, उससे नलके से मशरूत मत करना। वो तो मोहब्बत करे या ना करे, मगर वो तुम्हारी मोहब्बत की इज़्ज़त करे तो बहुत होगा। ज़बरदस्ती के रिश्ते चाहे वो दिल के हों या फिर कागज़ के सुकून नहीं देते, कभी एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते। कोशिश करना कि तुम्हारी मोहब्बत को कुछ मिले ना मिले, इज़्ज़त ज़रूर मिले। महा कहकर रुकी और आयमा की आँखों में आँसू भरी आँखों में देखा, तुम रोकी रही हो? वो हैरान हुई थी। तुम ठीक कह रही हो माँ, ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब शय है। देखो मैं कब सोचा था मुझे इतनी बुरी तरह यूँ अनजान शख्स से मोहब्बत हो जाएगी, जो शख्स हमें गाड़ी में लिफ्ट ना दे, जो ऊँचा हँसते हुए नकावारी से हमें देखता हो, वो मेरी मोहब्बत के इज़हार को क्या समझेगा? वही जो उस दिन उसने कहा था, नहीं महा, मैं और मेरी मोहब्बत इतनी अर्ज़ा नहीं कि उसे यूँ ठुकरा दिया जाए। मैं उससे बात नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। आयमा ने नफ़ी में सर हिलाया, रात की मिट्टी में बंद इस कागज़ के टुकड़े को कई टुकड़ों में तक़सीम कर दिया। औरत का गुरूर ये है, मर्द उससे इज़हार में पहल करे। अगर मैंने उसे अपनी मोहब्बत पेश की और उसने मेरी तरह मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया, तो ना मेरे पास मोहब्बत का मान पहुँचेगा और ना ही औरत होने का गुरूर। मैंने ठीक फ़ैसला किया है ना महा? आयमा ने रोकर महा से तायद चाहिए और महा का सर इस बात में हिल गया। उसने आगे बढ़कर अपनी दोस्त को गले से लगाया। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूँगी आयमा, वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन कुछ दुआ में कबूलियत मंज़िल नहीं पाती, और अगर तुम्हारी दुआ कबूल ना हुई तो? महा ने आयमा के गले से अलग होते हुए पूछा। कभी ऐसा भी होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, जो दुआ कबूल नहीं होती उसका अजर अल्लाह अपने बंदे को आखिरत में देगा, और इस अजर को देखकर बंदा अपने कहेगा, काश मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। हमें अपने रब से ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता। मैं अल्लाह से कहूँगी उसके मिल जाने के बाद मेरे लिए बेहतरी है तो मुझे उससे मिलवा दे, और अगर वो ना मिला तो मैं फिर भी खुश रहूँगी। जब मैंने अपनी रज़ा को उसकी रज़ा से बांध लिया, फिर क्यों रोना, क्यों हवेला करना। आयमा के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट उभरी तो माँ ने मुस्कुरा कर एक बार फिर उसे गले लगा लिया था। चलो आओ अब हम अपनी क्लास अटेंड करें। आयमा ने हाथ में पकड़े टुकड़ों का ग्लास पर गिरा दिया और अपना हाथ महा की सिमत बढ़ा दिया, जैसे महा ने फ़ौरन थाम लिया, और अब वो दोनों आहिस्ता आवाज़ में बातें करती क्लास की तरफ जा रही थी। वो जैसे ही जिम में दाखिल हुआ, ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस रीना तकी के सामने आ गई। हाय आई एम न्यू कमर इन दिस सिम, वेलकम नहीं कहोगी? वो लबों पे मुस्कुराहट सजाए उसके सामने खड़ी थी। तकी ने खौफ की भरी निगाह रीना पर डाली और पलट कर रिंग मशीन की तरफ बढ़ गया था। कल तुम्हारे घर आने के बाद बहुत सोचा तुम्हारी बातों का, फिर ये फैसला किया कि मैं ही ऐसी रहूँगी और ऐसी ही रहकर तुमसे शादी भी करूँगी, लेकिन बदलना तो पड़ेगा एक को, और बदलोगे तुम, वो कहकर हंसी थी। सो चीप, तकी ने कहर बरसाती नज़रों से उसे देखकर कहा, और रनिंग मशीन का बटन ऑन कर दिया। ऐसे रनिंग करते हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि तकी ने झुंझलाकर बटन ऑफ किया और अपने चेहरे से पसीने को टॉवल से साफ करता नीचे उतर आया। सामने ही रीना लबों पर मुस्कुराहट से उसकी तरफ देख रही थी। तय जिम के बैरूनी दरवाजे की सिमत बढ़ चुका। जब रीना एक्सरसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्टर की सिमत मुतवज्जा हुई। 1 2 3 फिर कितने दिन तक तुम मुझे इग्नोर करोगे मिस्टर तकी? वो दिल ही दिल में से मुखातिब करती एक्सरसाइज शुरू कर चुकी।
रीना सिद्दीकी ने तकी नशरवन को पाने के लिए हर जगह उसका पीछा किया। वो जहाँ जाता रीना वहाँ पहुँच जाती। रीना तो अब उसके घर भी आने जाने लगी थी। नीला बेगम के साथ साथ नौशरवन खान भी रीना के फ़ैन हो चुके थे, मगर जिसके लिए मेहनत कर रही थी वही अनजान बना फिर रहा था। वो रीना को देखकर यूं अनदेखा करता जैसे उसे जीती जागती सांस लेती रीना नजर ही नहीं आती। पता नहीं था कि नौशरवान का दिल गोश्त का था या फिर पत्थर का। रीना को तो पत्थर का लगने लगा था, जिस पर कोई जज्बा असर ही नहीं करता। वो मगरूर ज़्यादा था या फिर बेहिस, रीना कभी फैसला नहीं कर पाई, मगर वो जो भी था रीना को अब जान से भी ज़्यादा प्यारा था। हाँ, अना को उसको झुकाने की जंग तो रीना कब से हार चुकी। अब तो मोहब्बत की जंग थी जिसे वो किसी भी सूरत हारना नहीं चाहती थी। और अजब बात थी, इस मोहब्बत में कितना कुछ खो चुकी कि खुद को वो भूल चुकी थी। उसे खुद भी खबर नहीं थी कि कब वो बदल गई, कब उसका होलिया बदला। जीन्स और टाइट शर्ट से वो लॉन्ग शर्ट और ट्राउज़र में आ चुकी। दुपट्टा जो कभी भी उसके लिबास का हिस्सा नहीं रहा, कि फिर भी लिया भी तो लपेट कर गर्दन के साथ लगा कर लिया जाता था, अब उसकी हर लिबास के साथ अहम जज़ो बन चुका। गर्दन में रस्सी की बांध पर दुपट्टा खोलकर सीने पर आ गया। वो कितना बदली थी वो खुद नहीं जानती थी। ये तो उसके साथ रहने वाले उसके दोस्त, उसके कॉलीग बताते थे कि वो रीना सिद्दीकी नहीं रही अब, और वो मुस्कुरा देती, हाँ मैं रीना सिद्दीकी नहीं रही। रीना कुछ नहीं जानती थी सिवाय उसके वो उससे मोहब्बत करती है, बेतहाशा करती है। और तीसरी तरफ तकी नौशरवान था, बेवकूफ़ दो लड़कियों की मोहब्बत का वाहिद हकदार। एक की मोहब्बत उसकी नज़रों के सामने थी, मगर वो देखकर भी अनदेखा करने का फ़न जानता था, और दूसरी खामोश मोहब्बत जिससे वो बेखबर था, मगर वो भी आखिर इंसान था, जीता जागता, सांस लेता, जिस्मों को महसूस करता। वो झुंझुला जाता जैसे ही रीना उसके सामने आती, माथे पर बालों का जाल नमदार होने लगता। वो कैसे बताता जो वो महसूस करता था, जो वो सोचता था, उसकी खबर किसी को भी नहीं थी। रीना और उसकी मोहब्बत की शिद्दतों से घबरा कर वो अगले चंद माह बाद ही अपने सूफी दादा के पास बर्लिन आ गया था। वो मोहब्बत को पहले पीछे छोड़ाए, मगर ये उसकी खाम ख्याली थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। तकी कान से फ़ोन लगाए खिड़की के पास खड़ा नरम नरम सफ़ेद बर्फ़ को गिरता हुआ देख रहा था। सफ़ेद रंग हर्ष पे छाया हुआ था। सड़क किनारे नफासत से तराशे गए दरख्त उस वक्त सफ़ेद बेराहन में मलबूस थे। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थीं। पापा मुझे शादी नहीं करनी, आप कर लें, या फिर ऐसा करते हैं कि हम सूफ़ी दादा की शादी करवा देते हैं। तकी ने सूफ़ी दादा को आते देखकर उन्हें छेड़ा, जो हाथ में 2 मग काफ़ी उठाए तकी की तरफ आ रहे थे। आइडिया बुरा नहीं। सूफ़ी दादा ने हाथ में पकड़ा मग तकी की तरफ बढ़ाते हुए रास्ताराना अंदाज में कहा, तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा, मगर दूसरी तरफ से आती आवाज़ सुनकर उसके लब फ़ौरन ने सिमटे और आँखों में खफ़की उभरी। मुझे रीना से शादी नहीं करनी, वो अच्छी लड़की होगी लेकिन मेरे टाइप की नहीं। आपके पास कोई और बात है या फिर मैं फ़ोन बंद कर दूँ? वो इंतहा दर्जी की रखाई से बोला। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा जा रहा था, बेजारी से उसके चेहरे से आया भी थी। सूफ़ी दादा ने अपना हाथ उसकी सिमत बढ़ाया, फ़ोन उन्हें देने का इशारा किया। तकी ने फ़ौरन ही हाथ में पकड़ा फ़ोन उन्हें पकड़ा दिया, पलट कर लाउंज में आकर टीवी ऑन कर उसके सामने बैठ गया। दोनों हाथों को सामने टेबल पर रखे वो गर्दन को सोफ़े की बैक पर गिराए बंदी आंखों से न्यूज़ कास्टर्स को देख रहा था। कुछ याद आ रहा था जो भी था याद करना नहीं चाहता था। आंखों में कैंचियाँ सी भरने लगी, जैसे किसी ने नन्हे मुन्ने शीशे के टुकड़े उसकी आंखों में डाल दिए हों। माज़ी को भूल जाने में ही आफ़ियत है। सूफ़ी दादा की आवाज़ उसकी पुश्त पर उभरी। तकी ने भूरी आँखें खोलकर गर्दन को ज़रा-सा घुमाया और सूफ़ी दादा की सिमत देखा, जो धीरे-धीरे चलते उसके करीब सोफ़े पर आ बैठे थे। 70 साल की उम्र होने के बावजूद सूफ़ी दादा फिट और एक्टिव थे। अक्सर लोग तो उन्हें नौशरवन खान को सूफ़ी दादा का भाई और तकी को उनका बेटा समझते थे। टर्की था भी तो उनका परपोता, वैसे ही लंबा कद, सुर्ख सफ़ेद रंगत और रोनी की जैसी आदत। क्यों बरखुदा नज़र लगाने का इरादा है क्या? सूफ़ी दादा तकी का इर्तिकाज़ महसूस कर चुके, इसलिए हल्के-फुल्के अंदाज से उसे छेड़ा। तकी धीरे से मुस्कुराया और सर झटक कर अपने सामने पड़े कॉफ़ी के मग को उठाकर लबों से लगाया था। तकी तुम्हारी मरहुमा दादी कहा करती थी कि कोई भी आपको यूँ देखे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आपको नज़र लग जाया करती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर किसी न किसी के साथ लड़ाई। वैसे ठीक ही कहती थी तुम्हारी दादी मरहुमा, देखो इस वक्त मुझे लग रहा है कि तबीयत में चिड़चिड़ाहट हो रही है और लड़की भी होने वाली है और लड़ाई भी होने वाली है। सूफ़ी दादा ने कॉफ़ी का घूंट अपने अंदर उंडेलते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर उनसे कहा, ऐसे करें आप जाकर पहले अपनी नज़र उतार लें, क्योंकि मेरा बहस का बिल्कुल भी मूड नहीं। तकी ने कहते हुए रिमोट उठाया और चैनल सर्च करने लगा। तुम्हारे दिल में इतनी बदगुमानी की धूल क्यों है तकी? देखो बेटा, ऐसा सूफ़ी दादा मुझे इस टॉपिक पर कोई भी बात नहीं करनी, वो कतई भरे लहजे में बोला। क्यों बात नहीं करनी? आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों को देखूँ, उन्हें अपनी गोद में खिलाऊँ। सूफ़ी दादा ने उसे जज़्बाती करना चाहा। ऐसा करें, अगर आपको बच्चों का इतना शौक है तो खुद कर लें शादी। वो मुँह बनाकर बोला, लाला वाला गोद, अब इस उम्र में शादी करता अच्छा लगूंगा मैं बेटा जी। वहाँ तुम्हारी दादी बेकरारी से मेरे इंतज़ार में इधर से उधर घूम रही होंगी कि सूफिया यार कब वो मुझे फिर से सारी रवादात सुनाए। जैसे मशवरे तुम दे रहे हो ना, मेरी अपनी क्यों मैं अपनी मरहुमा दादी को हार्ट अटैक करवाने का इरादा है। सूफी दादा ने कहते हुए उसे घूरा, जो अभी तकी भी उन्हें घूर कर रह गया था। जवाबन तकी भी उन्हें घूर कर रह गया था। अगर आपको मेरी मरहुमा दादी की इतनी ही फ़िक्र है तो बराए मेहरबानी ऐसी बातों से गुरेज़ करें, वरना मैं आपको इस वक्त नर्सरी में ले जाऊँगा। वहाँ पे मौजूद बच्चे देखकर खुश हो जाएगा आप, या आपके कहते हैं ना तो एक अदद बच्चे को अडॉप्ट ना कर लें
उसने अपनी जानिब घूरते हुए सूफ़ी दादा से कहा और आखिर में हंस पड़ा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में सूफ़ी दादा की हंसी शामिल नहीं थी, यानी वो बेहद सीरियस थे। तकी ने गहरा सांस लिया और अपने चेहरा टीवी की समत मोड़ा। हर औरत बुरी नहीं होती तकी। सूफ़ी दादा बोले और रिमोट उठाकर बोलती हुई न्यूज़ कास्टर की आवाज़ को बंद कर दिया। सूफ़ी दादा मुझे तकी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सूफ़ी दादा ने उसे बोलने से मना कर दिया। औरत बड़ी अजीब शय होती है बेटा। आपके पास एक मर्द को देने के लिए कुछ हो ना हो, रिश्तों को देने दिलाने में बड़ी सखी होती है। कभी माँ के रूप में, कभी बहन, कभी बीवी, तो कभी बेटी। महसूस करो बेटा, कितने रंग हैं इस औरत से जुड़े हैं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं करना सूफ़ी दादा, और अगर मुझसे कि तंग आ गए हैं तो साफ कह दें, मैं आपके पास से भी चला जाऊँगा। वो नाराज़ हुआ। ठीक है चले जाओ, लेकिन पहले मेरी बातें सुन लो। सूफ़ी दादा के इत्मीनान में रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आया। तकी जानते थे कि उसे अब सूफ़ी दादा को सुनना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी नज़रों का साफ़े बदला और टीवी में नज़र आती हसीना की सिमत देखने लगा। औरत के पास 2 ही जज़्बे होते हैं, मोहब्बत करना फिर टूट कर करना। मोहब्बत एक नग़्मा है जिसके सर औरत को मदहोश कर देते हैं, और इस मदहोशी का फ़र्ज़ उसे मर्द से किसी भी उम्र में लाहक हो सकता है। तकी ने हनूज़ नज़रें टीवी पर जमाए हुए सूफ़ी दादा के जवाब में कहा, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दो, फिर अपनी बात करना। सूफ़ी दादा उसके टोकने पर नाराज़ हुए। तकी ने सर हिलाकर झटका। और दूसरा जज़्बा वफ़ादारी है। औरत से बढ़कर वफ़ा करने वाला नहीं, रोए ज़मीन पर कोई नहीं मिलेगा। औरत मोहब्बत में धोखा दे सकती है, लेकिन वफ़ादारी में नहीं। इसलिए एक औरत की गलती को सब औरतों से मंसूब मत करो। देखो परखोगे तभी तुम औरत की इस सिन से आशना होगे। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो अब की बुरी तरह चिढ़ा था। मैं जानता हूँ जो तुम पर गुज़रा, लेकिन बेटा जो तुम आप सिर्फ़ जानते हैं सूफ़ी दादा, समझते नहीं। समझने और जानने में बहुत फ़र्क है। एक ख़ौफ़ में एक डर कुंडली मारकर हमेशा के लिए अंदर रह जाता है, और आप मुझे समझा रहे हैं मुझे एक औरत पर यकीन कर लेना चाहिए, उसकी मोहब्बत पर ईमान ले आना चाहिए। नहीं, मैं वो गलती कभी नहीं दोहराऊँगा। मुझे औरत की मोहब्बत पर यकीन ही नहीं। औरत झूठी होती है, मकार होती है, दिल में किसी और को रखती है, ज़िंदगी दूसरे शख्स के साथ गुज़ारती है, और फिर जब कभी ज़िंदगी में दिल में बस मर्द उसके मुकाबले आ जाते तो वो सब भूल जाती है, यहाँ तक कि अपने शौहर, अपने घर और अपनी औलाद तक को भी। वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया। वो रुका, सामने पड़ा ग्लास मुँह से लगा और ज़ोर से वापस मेज़ पर रखा। बस या कुछ कहना है। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ठीक है, जो तुमसे मोहब्बत करती है उससे शादी मत करो। हम बहुत अच्छी लड़की देखकर तुम्हारी शादी कर देते हैं। सूफ़ी दादा ने जल्दी से कहा तो तकी मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा के रह गया। वैसे यार अजीब बात है, जो लड़की दिल जान से तुम पर फ़िदा है, तुम मुझसे शादी करने ही पे रज़ामंद नहीं, कोई रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में तो नहीं। सूफ़ी दादा वापस अपने मज़ाक के मूड में आ चुके थे, और वैसे जानबूझकर कर रहे थे ताकि तकी का मूड कुछ तो फ्रेश हो। जो लड़की बिना किसी रिश्ते, बिना किसी ताल्लुक के मेरे घर तक पहुँच सकती है, वो कल को मुझे छोड़कर भी जा सकती है, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त खुद नहीं कर रही, मेरी इज़्ज़त क्यों कर रखेगी? इस बार सूफ़ी दादा उसे देखकर रह गई। मासी की तल्ख़ यादों ने उसे इस कदर तल्ख़ कर दिया था। वो एक मज़बूत एहसाब का मालिक था, लेकिन अंदर से वो किस तरह शिकस्ता था, ये सूफ़ी दादा से कोई भी बेहतर नहीं जानता। इसीलिए उन्होंने फ़िलवक़्त इस मौज़ू को यहीं ख़त्म किया और रिमोट उठाकर लब हिलाती न्यूज़ कास्टर को लब से नवाज़ दिया। लड़की बहुत ही अच्छी, सिंपल और इंतहाई खूबसूरत है। तकी के साथ परफेक्ट रहेगी। अब तकी से बात करें, रीना से नहीं इस लड़की के लिए तो हाँ कर दें। नौशमान साहब सूफ़ी दादा से मिन्नत तमीज़ लहज़े में गोया हुए थे। वो अभी तक उस वाक़े को नहीं भुला पाया है नौशवान। सूफ़ी दादा पोते के लिए सख्त फ़िक्रमंद थे। नौशवान साहब लहज़ा लम्हा भर के लिए खामोश हुए थे। जो हुआ इसमें हमारा तकी का क्या कसूर? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन नौशवान साहब खामोश हुए। अब्बाजान, मैं अपने बच्चे की खुशियाँ देखना चाहता हूँ, उसे अपने घर में हँसता-बसता देखना चाहता हूँ। मेरी ख़्वाहिश इतनी बड़ी तो नहीं। वो चंद लम्हे बाद बोले थे। ख्वाहिशें बड़ी नहीं होती, बस कुछ ख्वाहिशों के नताज बड़े होते हैं। सूफ़ी दादा ने थके हुए लहजे में कहा था, अब्बाजान क्या आपको लगता है कि सारे किस्से में मेरी कोई गलती थी? मैं तो खुद टूट गया, बिखर गया। किस कदर जान-नस्ल थी वो घड़ियाँ, कितनी जानलेवा। दर्द उनके लहजे से यहाँ था। बेटे को उदास होता देखकर सूफ़ी दादा खुद भी उदास हो गए थे। फ़िक्र मत करो, मैं उसे राज़ी कर लूँगा, मुझे उसे राज़ी करना आता है। सूफ़ी दादा ने उम्मीद का जुगनू बेटे के हाथ में थमाया और फ़ोन बंद करके बेताबी से तकी का इंतज़ार करने लगे थे। उस दिन बर्लिन में बर्फबारी बहुत हो रही थी, और उस घर में मौजूद सूफ़ी दादा तकी की बहस भी इसी शदो-मत से जारी थी। अगर तकी की ना थी तो सूफ़ी दादा आज उसे हर सूरत हाल में बदल देना चाहते थे। ठीक है, अगर मेरी भी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं तो तुम यहाँ मेरे पास क्या कर रहे हो? जा सकते हो, और हाँ, मेरे मरने की खबर भी मिले तब भी आने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने बेटे के साथ रह लूँगा, तुम्हारे साथ नहीं। सूफ़ी दादा ने ख़फ़गी से कहा। ये सरासर ब्लैकमेलिंग है सूफ़ी दादा। अब उनके मरने की बात पर डिस्टर्ब हुआ। कुछ भी सही, पर वो अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था, और उनकी ये बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। ब्लैकमेलिंग नहीं, बरखुरदार हकीकत है, बल्कि मैं अपनी वसीयत में लिख देता हूँ, मरने के बाद मेरी शक्ल न दिखाई जाए। सूफ़ी दादा तो जज़्बातीपन की हद ही कर दी थी, और तकी जो पिछले 1.5 साल से उनके काबू में नहीं आ रहा था, सटपटा ही तो गया। अपने लॉयर को फ़ोन करने लगा हूँ, सूफ़ी दादा ने सेलफ़ोन अपनी नज़रों के सामने करते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। दिस इज़ रियली नॉट फेयर सूफ़ी दादा। तकी सोफ़े से उठकर उनके पास आ बैठा था। अब तो फेयर तभी होगा जब तुम हाँ करोगे, वरना
जी मिस्टर पीटर, कहते हुए उन्होंने कनखियों से पोते की तरफ देखा। जी जी, मुझे आप वसीयत में थोड़ी रद्द-बदल करवानी थी। सूफी दादा तकी ने उनके हाथ से फ़ोन लिया और मिस्टर पीटर से माज़रत करने के बाद फ़ोन ऑफ कर दिया। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ आप ऐसी बात दोबारा मत कीजिएगा। तकी ने उनके वजूद को अपने मजबूत बाहों में भरते हुए कहा था, मतलब तुम शादी के लिए मान गए? सूफी दादा को उसके इतनी जल्दी मान जाने पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसी धमकियाँ देंगे तो फिर मानना ही पड़ेगा। वो मुंह बनाकर कहता हुआ उनसे अलग हुआ तो सूफी उनकी बनाए ले डाली थी। उन्हें बेतरह खुशी होते देखकर तकी के दिल में सुकून सरायत करने लगा था। अपनों की खुशी कितनी खुशी देती है। कोई इस लम्हे सूफी दादा को देखता। तकी के हाँ करते ही सूफी दादा ने फौरन ही नौशरवान साहब को फ़ोन कर डाला। अब्बा जी, आप सच कह रहे हैं? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। बिल्कुल सच, मैंने कहा था ना तकी कभी भी मेरी बात से इनकार नहीं करेगा। अब बस चट मंगनी पट पे आके इंतजामत करो। हाँ, जिस लड़की की तुमने मुझे तस्वीर भेजी थी, बच्ची तो बहुत प्यारी है, मुझे तो अच्छी लगी है, लेकिन मैं कह रहा था कि रीना। सूफी दादा बोलते बोलते खामोश हुए। तकी उन्हें बातों में मसरूफ देखकर उठकर अपने कमरे में आ गया। तकिए पर सर रखे वो छत की तरफ देख रहा था। क्या मेरी जिंदगी में ऐसी लड़की शामिल होगी जो मेरी बस मेरी होगी? उसका दिल मेरे लिए धड़केगा, उसके दिल का मकीन मैं होऊंगा। उसका दिल मेरे लिए धड़केगा क्या? मैं उसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी मर्द होऊँगा, वो मुझसे वफ़ा करेगी। सोचते उठकर बैठा और धीरे-धीरे चलता हुआ खिड़की के करीब हुआ। उसने अपने चेहरे पर 2-3 बार हाथ फेरा, उसे अपने अंदर की बेचैनी को चेहरे से साफ कर रहा था। रीना, पहली बार उसके लबों से बंद आवाज़ के नाम निकला। रीना वो लड़की हो सकती है। उसने अपने घने बालों में उँगलियाँ चलाते हुए सोचा, क्यों नहीं हो सकती? 2 साल तुम्हारी तमाम इत्नाइयों और कसरदारियों के बावजूद वो तुम्हारे रंग में रंगती चली गई। 2 साल से वो तुम्हारी एक मोहब्बत भरी नज़र की मुंतज़िर है। जब किसी लड़की को ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर ही लिया है, तो वो लड़की रीना क्यों नहीं हो सकती? इसके बारे में हाथ हरकत करती उंगलियां साख्त हुई। वो सर उठाए ट्राउजर की दोनों जेबों में हाथ डाले, लब नीचे पुरसुस नजरों से खिड़की के बाहर गिरती बर्फ को देख रहा था। उसके दिमाग में गमसान की जंग छिड़ी हुई थी। रीना की मोहब्बत ने असर किया था। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो असर ज़रूर दिखाती है, कभी न कभी मुकाबिल पर अपना आप साबित कर ज़रूर देती है। तकी की आंखों का तनाव कम हुआ, भींचे होंठ जरा खुले और अकड़ी हुई गर्दन को जरा सा खम देकर अपने फ़ोन की तरफ देखा। वो पलटा और धीरे धीरे चलता हुआ अपने स्मार्टफोन की तरफ बढ़ा। फ़ोन की स्क्रीन को ऑन करके उसने कॉल लिस्ट से रीना का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी, फिर दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। 2 साल, मैंने पूरे 2 साल तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार किया था तकी। दूसरी सिम रीना की आवाज़ उभरी। मैं तकी ने कुछ कहना चाहा, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहाँ से शुरू करे। ऐसा ही हुआ, वो बात करने का सोच ही रहा था जब दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ फिर से माउथ पीस से उभरी। मुझे आंटी ने तुम्हारे बारे में बताया, तुम्हारे साथ होने वाली ट्रेजेडी के बारे में बताया। सच कहूँ तो जो पहले तुमसे ख़ाइफ़ और गुस्सा रहती थी, वो सब गुस्सा ख़त्म हो गया। हम ज़ाहिर कर देखते हैं, कभी भी किसी के अंदर झाँकने की कोशिश नहीं करते। ज़िंदगी के असल रास्ते हमारे अंदर दफ़न होते हैं, जिन्हें हम ज़िंदगी भर दफ़न ही रखना चाहते हैं। ताकि मैं तुमसे ज़रूर कहूँगी, हर औरत बुरी नहीं होती, हर औरत बदकिरदार नहीं होती, और हर औरत हर बार अपने रिश्तों को धोखा नहीं देती। औरत बहुत अजीम होती है। बीवी के रूप में हज़रत ख़दीजा को देखो, किस कदर अमीर और माल और दौलत होने के बावजूद वो कैसे अपने शौहर के हर काम में उनके शाना बशाना रहीं। बेटी का रूप देखना हो तो हज़रत फातिमा को देखो, बेटी के रूप में थी, अजीम बेटी का किरदार निभाया। माँ बनी तो माँ की बेहतरीन मिसाल कायम की। ऐसी तरबियत की ज़माना माँ को की तरबियत की मिसालें देता है। औरत वैसी नहीं होती जैसे तुमने पाया। अपने दिल से इस खौफ को निकाल दो, तुम्हें बेवफ़ा औरत मिलेगी। हो सकता है तुम्हें ऐसी बीवी मिले जिसकी वफ़ा और मोहब्बत की मिसालें तुम खुद देने लगो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तकिया आहिस्तगी से बोला और सोफ़े पर आ बैठा। मोहब्बत ताना नहीं, एहसास होती है, और मुझे फ़ख्र है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एहसास है। और अगर मैं कहूँ कि तकी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रीना ने शायद इसकी आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन मैं एक बेटी भी हूँ, माँ-बाप की खुशी के लिए मैंने हाँ कर दी। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने सब कुछ दिल से कबूल कर कर आगे बढ़ी हूँ। देखो आज ही मेरा निकाह हुआ है। दानिश को लगता है कि मुझसे इतनी मोहब्बत करेगा कि उसकी मोहब्बत के सिवा मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। वो कहकर हंसी, लेकिन इसकी हंसी में नमी की आमेज़श घुली हुई थी। ताकि एकदम ही खामोश हो गया। लेकिन मैंने दानिश को धोखा नहीं दिया और ना ही खुद को धोखा दिया। मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद फैसला किया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में 2 साल तड़पी, और मेरे माँ-बाप तो मुझसे 26 साल से मोहब्बत करते रहे हैं। उनकी मोहब्बतों का कर्ज़ उतारना नामुमकिन है, मगर इन्हें खुश देखना नामुमकिन नहीं था। मैंने उन्हें खुशी देने का फ़ैसला कर लिया। जो दूसरों को अपने से वाबस्ता लोगों को खुशी देता है, वो हमेशा खुश रहता है ना? उसने रुक कर तकी से ताय चाहे भोले से बोला, मुबारक हो तुम्हें। तुम आंटी ने कहा था कि आज मेरा निकाह है, मुझे मुबारकबाद दे देना। वो कहकर हंसी। मामा ने बताया था तुमसे सॉरी भी करना था और मुबारकबाद भी देनी थी। उसने गहरा सांस लेते हुए सोफे की बैग पर सर रखा था। सॉरी किस लिए? रीना हैरान हुई थी। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हमेशा डांटा था कि ने दिल से कहा। ये तो है, तुमने हमेशा मुझे डांटा ही था, लेकिन तुम्हारा थैंक यू किस लिए? वो भी हैरान हुआ। मुझे मोहब्बत का सलीका सिखाने के लिए थैंक यू, मेरे उलझुल पर तंज कर कर आप ठीक करवाने के लिए। रियली मुझसे ज़्यादा तो दानिश तुम्हारा शुक्रगुज़ार है। बकौल उसकी बिगड़ी हुई हसीना को सुधार लिया तुमने। और वो दोनों ही इस बात पर हंस पड़े थे। इस हंसी में दूर कहीं उदासी ज़रूर शामिल थी।
बाहर आने को थी, दरख्तों को कोख से नए पत्ते जन्म ले चुके, फूल महकने के लिए बेताब थे। धीमी धीमी चलती हवा से पास से गुजरते हुए छेड़खानी करने से कब बाज आती। सर्द हवा में हल्की हल्की हरारत की आमिज़श खुलने लगी, और ऐसे ही मौसम में तकी ने सूफी दादा के साथ वापसी के लिए सफ़र बांध लिया। तकी ने सूफी दादा और पापा की पसंद की लड़की से शादी के लिए हाँ कर दी थी, और इस सिलसिले में तकी दोबारा पाकिस्तान में मुकीम बख्तियार साहब से बात कर चुके। तकी को देखते ही बख्तियार साहब दिलो जान से उस पर फिदा हो चुके, और तकी उनकी बेटी को देखे बिना ही हाँ कर चुका था। उसकी शादी किसी से हो रही है, उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता तो बस इससे कि तमाम तर वफ़ादारियाँ उसे अपने साथ न होने का। इसलिए उसने एक बार इस लड़की से बात की। तकी के बाद बहुत सारे सवाल नुमा अंदेशों के जवाब में उसने यही कहा था, जो मेरे पेरेंट्स का फ़ैसला है वही मेरा, यानी मैं अपनी मुकम्मल रज़ामंदी से इस रिश्ते पर राज़ी हूँ। तकी के लिए तो यही बहुत था, और वो मुतमईन हो गया। वाक़ई में झट मांगने पट ब्याह वाली बात थी। रिश्ता तय होते ही नौशरवान साहब लड़की को अंगूठी पहना आए थे, और फ़कत एक माह बाद ही शादी की तारीख थी। मगर सूफी दादा तो एक लम्हे की ताख़िर नहीं करना चाहते थे। तकी से क्या भेद था कि कुछ दिन बाद वो अपने घर से मुकर जाता, और यूँ वो शादी से 2 दिन पहले पाकिस्तान आ चुका था। दुआएं मुस्तजाब होती हैं, फिर रद्द कर दी जाती हैं। कबूल हो जाए मकाम शुक्र होता है, रद्द हो जाए तो सब्र का मकाम। और आयमा को लगा था कि उसकी सारी दुआएं रद्द हो चुकी हैं। इसके ताज्जुब में किए गए सजदे, जो हर गुज़रते दिन के साथ तवील तर होते जा रहे थे, बेफ़ायदा हो गए। आती जाती सांसों के साथ हमा वक्त मांगी गई दुआओं को कबूलियत की सनद नहीं मिली। हाँ, इतनी दुआओं के बावजूद उसे याद था उसने वहाँ से क्या कहा, और अगर ना मिला तो कभी अपने रब से शिकवा नहीं करेगी। इससे शिकवा नहीं करेगी कि उसने अपनी रज़ा को उसकी रज़ा के साथ बांध दिया, और वो अल्लाह जो हक़ में बेहतर हो वही नेमत अता करता है, और जो हक़ में बेहतर ना हो उससे कभी नहीं नवाजता। और आज तक की नौशरवान उसके मुकाबिल था, उसके शौहर उसके महरम के रूप में। आयमा तो आयमा उसके पास बैठी, मुनीज़ा भी हैरत से मुंह खोले कभी तकी को देख रही थी, तो कभी आयमा को। आज मेहंदी थी, और मेहंदी के फंक्शन से पहले इन दोनों के निकाह की तकरीब थी, जो घर में ख़ास रिश्तेदारों की मौजूदगी में अदा की गई थी। तकी मंजा हैरत से अपने फैले हुए वजूद को दुपट्टे के अकब में छुपाती उसके करीब आई थी। आयमा तकी ने उंगली उठाकर मंजा के अकब में सर झुकाकर खड़ी आयमा की सिमत इशारा किया। आयमा वही ना जो तुम्हारी कज़न। और तकी रुका। वो खुद हैरान था, इत्तेफाक कैसे भी होते हैं। वो सोच रहा था, क्यों बरखुरदार, तुम क्या एक दूसरे को जानते हो? सूफी दादा करीब आया, तकी के कंधे पर हाथ रखकर इस्तफसार किया था। कुछ नहीं, बस इतना जानता हूँ कि मेरी क्लास फेलो मुंजा हसाम की कज़न थी। और एक बार तकी के जहन में यूनिवर्सिटी का वो वाक़या पूरी जजात के साथ उभर चुका था। लो, फिर तो और भी अच्छा हो गया, सूफी दादा ने खुशगवार लहजे में कहा। सोफे पे बैठी आयमा का पूरा वजूद पसीने पसीने हो रहा था। क्या दुआएं इस तरह भी मुजस्सम होकर सामने आ जाया करती हैं? इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, यूं जैसे पटरी पर चलती रेलगाड़ी। तकी नौशरवान, अभी कुछ देर पहले ही मौलवी साहब ने उसे कबूल और एजाब से पहले ये नाम दिया था। उस वक्त तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने इस बात पर सर हिलाया और पेपर्स पर साइन कर दिए। पर अच्छी बेटी की तरह वो अपने बाबा के कहने पर मजबूर हुई, और फिर इंतज़ार भी किसी उम्मीद पे किया जाता है, और उम्मीद का सिरा तो क्या, उसकी डोर भी उसने हाथ में नहीं थी। माँ ने कहा, 2 साल बाद 2 साल खुद को देने के लिए बहुत होते हैं। उससे मिलना होता तो कभी मिलता, कभी यूं राह चलते, कभी मॉल में सड़क किनारे, कभी तो नजर आता, मगर वो जैसे गुम हो गया था दुनिया की भीड़ में, या फिर खुद में। उसकी जगह, उसकी खबर आयमा को कहाँ थी? उनकी ही दोनों बख्तियार साहब को हार्ट अटैक हुआ। बरवक़्त लात से जान तो बच गई, लेकिन अनजाने खदशे से आन लपेटे। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी इकलौती बेटी के फ़र्ज़ से सबका दोष होना चाहते थे। हालांकि फरमान ने उन्हें कितना समझाया, कितनी तसल्ली बख्शी थी। इन्हीं दिनों में मंजा की हाँ वलादत मुतवक्का थी, मगर वो नहीं माने। मैं अपनी बेटी की खुशियाँ देखकर मरना चाहता हूँ, उन्होंने फरमान से कहा, और अपने सर्कल में अच्छे रिश्तों के बारे में बताने का कहा। नौशरवान खान उनके दोस्त शहबाज भट्टी के दोस्त थे। इन्हीं के दोस्त से नौशरवान साहब अपनी बेगम के हमरा उनके घर आए। एम्मा इस सब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अपने पापा को मना करना चाहती थी, लेकिन इनके चेहरे पर पहली खुशी देखकर दिल महसूस कर रह जाती। और फिर एक दिन बख्तियार साहब फ़ोन उठा उनके करीब चले आए थे, और फ़ोन उसके कान से लगाकर बात करने का कहा। वो भी था, बार बार एक ही सवाल किया जा रहा था, आप अपनी पूरी रज़ा से मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती हैं? हाँ, अगर आपको कोई पसंद है तो आप मुझे साफ बता सकती हैं, मैं खुद आप पर आँच आए बिना इनकार कर दूंगा। वो कहना तो कुछ और चाहती थी, मगर सामने खड़े बाप की वजह से वो कुछ नहीं कह पाई थी। और अगर वो इनकार कर देती तो ये ख्याल उसे झुरझुरी लेने पर मजबूर कर गया। उसकी कायनात सिमट कर उसके पास आ बैठी थी। हाँ, वो शख्स उसकी कोई कायनात ही था। आयमा कदी चाह वो अपना सर झुका हुआ सर उठाए, अपनी गर्दन को मोड़े, अपनी नज़रों को उसके चेहरे पर टिकाए, और अपनी बाकी की उम्र इस तरह गुजार दे। मोहब्बत भरी ख्वाहिशें उसके अंदर उमड़ रही थी। उसके लब मुस्कुराए तो वो फिर सिमटना ही भूल गई। उसकी आंखों में तशक्कुर भरे आंसू थे। वो उससे खुद पर काबू नहीं रख सकती। अगले ही लम्हे वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए इज़हार कतार रो रही थी। तकी ने घबराकर अपने पहले में बैठी रोती हुई आयमा को देखा, और जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। आमना बेगम और बख्तियार साहब फ़ौरन ही आगे बढ़े। रोती हुई आयमा को अपने सीने से लगा लिया। तकी ने एक नज़र आयमा पर डाली, और पास ही बैठे सूफी दादा के करीब आ गया।
मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिर ये ऐसे क्यों रो रही है? वो खासी परेशानी से सूफ़ी दादा से पूछ रहा था। बरखुरदार अब आँसू साफ़ करने की आदत डाल लो, बीवियों का तो यही काम होता है, बिना बात के ऊपर रोना। सूफ़ी दादा ने उसे छेड़ा, तकिए की परेशानी पे 2 बल पेशानी पे 2 बल उभरे, जैसे कुछ सोच रहा हो। वाक़ई में बस यूँ ही ऐसे ही रोने की आदत होती है? उसने सरगोशी अंदाज़ में दरियाफ़्त किया था, फिर सूफ़ी दादा के इस बात में सर हिलाने पे अपने सर को इस बात में हिला दिया, जैसे आदत डालने के बारे में सोच लिया हो। कितना मासूम है ये। मोहब्बत भी कितनी अजब शय है, न जाने कौन-सा वर्ड है जो जितना बढ़ता जाता है, इतनी ही गहराई से असर करता है। तकी जो औरत और मोहब्बत के नाम से कोसों दूर भागता था, इन चंद माह में ही आयमा का दीवाना हो चुका और सूफ़ी दादा सही कहते थे, अच्छी औरत ज़िंदगी को गुलनार बना देती है, एक बावफ़ा बीवी ज़िंदगी को जन्नत बना देती है। और तकी अपनी इस मोहब्बत भरी ज़िंदगी में बहुत खुश था और फिर जिस दिन आयमा को मालूम हुआ उसके कदमों तले जन्नत आने वाली है, उस दिन वो कितना खुश था। उस रात उसने आयमा को सोने नहीं दिया। कितनी बातें, कितने ख्वाब थे जो इन दोनों ने अपने आने वाले बच्चे के हक़ में सोचे थे और फिर ये ख्वाब और हाय कुछ दिन के बाद ही बिखर गई। ये जब वहाँ अपने शौहर के साथ मिलने उसके घर आई और फिर खाने के बाद चाय का दौर चला और जब चाय पीते हुए अचानक ही माँ ने बात शुरू की थी, बहुत लकी हो आयमा, तुमने जो चाहा वो पा लिया। भाई मैंने तो मान लिया, तुम्हारी दुआ में बहुत असर है यार। ऐसी दुआ मैं अपनी इस दोस्त के लिए भी कर दो। तड़के उठकर रायमा के लिए चाय का कप उठाकर उसकी सिमत बढ़ा, जब माँ की बात पर मुस्कुराया और उसकी सिमत देखने लगा। सच में तकीबा मैं मजाक नहीं कर रही, आयमा ने जिसे दुआ में मांगा, देखे ना वो कैसे अचानक उसे मिल गया। माँ ने जैसे उसे यकीन दिलाना चाहा, आयमा के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी। उसने घबराकर माँ की तरफ देखा ताकि उसे बोलने से मना करे, मगर वो उसकी सिमत मुतवज्जा कब थी। क्या मांगा था आयमा ने दुआ में, ऐसा जो उसे मिल गया? तकी ने टांग पे टांग चढ़ाए हुए माँ से इस्तफसार किया। है आपको नहीं पता? आयमा ने आपको अपनी स्टोरी नहीं सुनाई? माँ ने लंबा सांस ले करने के बाद आयमा की तरफ देखा तो सर को दाएँ-बाएँ हिलाकर उसे बोलने से मना कर रही थी। अरे बताने में क्या हर्ज है, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। माहा ने लापरवाही से हाथ झटका। तकी ने हैरानी से पहले आयमा और फिर माहा की तरफ देखा। मैं आपको बताती हूँ। माहा कप साइड टेबल पर रखकर तकी की तरफ मुतवज्जा हुई। माहा फैसल ने उसे रोकना चाहा। अरे आप भी ना आयमा की तरफ भी हेट मत करें यार। मोहब्बत करने को गुनाह तो नहीं। आयमा ने तो बस मोहब्बत की थी और देखें इसकी मोहब्बत किस कदर सच्ची थी। तकी भाई की कैसे उसे मिले और फिर माहा ने तकी को आयमा की उसकी मोहब्बत होने वाली उनसे बात करने का इरादा कर कर तोड़ देने के बाद दुआओं से माँगने तक की स्टोरी बताई थी। तकी मुँह खोले हैरत से माँ के हिलते हुए होंठों को देख रहा था। यार आयमा तुम कितनी गुन्नी हो, तुमने तकी भाई को अभी तक क्यों नहीं बताया? तुम इनसे शादी से पहले ही इतनी मोहब्बत करती हो। माँ ने आयमा से इस्तफसार किया, जिसका चेहरा जद पड़ चुका और दिल दिल न जाने क्यों खौफ से सुखड़ा जा रहा था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? माँ उठकर आयमा के करीब आई थी, जिसकी पेशानी पर छोटी-छोटी पानी की बूंदें चमकने लगी थी। हाँ, मैं वैसे ही। आयमा ने टिश्यू से अपना चेहरा साफ करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और तकी की तरफ देखा, जिसका चेहरा सपाट हो चुका। वो चंद मिनटों के बाद मसद करते हुए वहाँ से जा चुका। उसके बाद माँ भी कुछ देर बैठी थी और आयमा को अपने घर आने की पुरज़ोर दावत दी थी। जिन दिनों आयमा की शादी हुई वहाँ मस्कत में थी। हालाँकि उसने पाकिस्तान आने की बहुत कोशिश की, मगर फैसल को छुट्टी नहीं मिल सकी। जैसे ही छुट्टी मिली, वो और फैसल पाकिस्तान घूमने फिरने के लिए आ चुके थे। तुम तकी भाई को लेकर आना, कोई भी बहाना मत करना। वहाँ ने गाड़ी में बैठते हुए बिला मुबालगा को 5वीं बार उसे घर आने की दावत दी थी। अमन उसे आने की यकीन दहानी करवाई और उनके जाने के बाद तकी तकी कदमों से उनकी जाने पड़ गई। अपने कमरे में जाने से पहले उसने कामवाली को बर्तन धोने और खाना फ्रीज़ करने का कहा, क्योंकि नीला बेगम और नौशरवन साहब तो अपने दोस्त के यहाँ डिनर पर इनवाइटेड थे और सूफ़ी दादा पिछले माह ही वापस बर्लिन जा चुके थे। उसने धड़कते दिल के साथ अपने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। वो तकी की फितरत को बहुत कम अरसे में पहचान चुकी। सूफ़ी दादा तकी की ज़िंदगी का वो दारुक पहलू उसके सामने बयान कर चुके, जो वो अपने सीने में दबाए हुए था। वक्त उसे थोड़ा चढ़ने में वक्त तो लगेगा और मुझे लगता है वो वक्त आ गया है जब वो हर तरह की हर याद को अपने दिल से ज़हन से निकाल फेंकेगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तुम जो आ गई हो। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा और आयमा ने नम आँखों से सर को इस बात में हिला दिया। यही वजह थी जो उसने तकी को अपनी मोहब्बत, अपनी शिद्दतों, दुआओं के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो चाहती थी कि तकी का एतमाद बहाल हो जाए, वो यकीन करने लगे। लेकिन आज वहाँ आयमा ने बेबसी से अपनी उंगलियों को मरोड़ा, फिर गहरा सांस लेकर अपने कमरे की जाने बढ़ गई। वो कमरे में आई तकी रॉकिंग चेयर की बैग्स पर सर रखे आंखें मूंदा बैठा था। उसकी साइड टेबल पर रखी और स्ट्रेप सिगरेट के टुकड़ों से भरी हुई थी और अभी भी दाएं हाथ की उंगलियों में सिगरेट मौजूद था, जिसका उड़ता हुआ धुआं फिजा में बुलंद होकर गुम होता जा रहा था। आयमा ने डरते हुए तकी के चेहरे की तरफ देखा। उसके मगरूर खड़े नकोश तने हुए थे। वो इस वक्त सख्त मुस्तरब था। आयमा ने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने चेहरे से मौजूद पसीने को साफ किया और धीरे धीरे चलती तकी के कदमों में आ बैठी। उसकी मौजूदगी ने साफ बैठे तकी पर कोई असर नहीं किया था। पहले ऐसा कब होता था? तकी और उसके होने को महसूस ना करता, इतनी भी क्या एतबारी। आयमा के दिल में शिकवा उभरा, लेकिन ये वक्त दिल के शिकवे सुनने का नहीं, बल्कि तकी की बदगुमानी को दूर करने का था, उसे हकीकत बताने का था। इसलिए उसने अपना काम था वह हाथ कुर्सी को हथे पर रखे तकी के मजबूत मर्दाना हाथ पर रखा, जिसे उसी वक्त ही झटक दिया गया। वो अब सीधा होकर बैठा और गज़ब भरी नज़रों से आयमा को देखने लगा था। मुझे कोई बात नहीं करनी। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि आयमा का दिल डूबा था। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है, मुझे बताना है कि
कि तुम भी तो आम मर्दों की जैसी हो, मोहब्बत के नाम पर नम को दिल में रखने वाली हो, लेकिन तुम्हें शायद एक बात नहीं मालूम, मैं आम मर्दों जैसा नहीं हूँ। वो आंखों में अजनबियत लहजे में एक अरखती की समोई बुलाक ले हिले में उसने ऐमा को हल्का सा धक्का देकर पीछे की ओर उठकर खड़ा हुआ। नफरत है मुझे हर एक ऐसी लड़की से जो दिल में किसी और को रखे और जिंदगी भर सामने वाले को धोखे में रखे। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया था कि मैं आपसे मोहब्बत करती थी और आपसे ही मोहब्बत करती हूँ। वो तेजी से सीधा होते हुए बोली थी, मुझसे मोहब्बत करती थी, किसने तुम्हें ये हक दिया था? किसी गैर मर्द से मोहब्बत करो, वो चिल्लाया था। आयमा डर कर पीछे हटी और सरासीमन नजरों से उसे देखने लगी। तकी ने आगे बढ़कर नीचे बैठी आयमा का बाजू इतनी जोर से पकड़ा कि बेख्तियार ही उसके लबों से सिसकारी उभरी। और अगर तुम्हारी शादी मुझसे ना होती फिर तो तुम दूसरे शख्स को अपनी झूठी मोहब्बत और वफाओं को उसी तरह यकीन दिलाती जिस तरह मुझे दिलाया। वो फनकारा था। आयमा की आंखों में तेजी से नमकीन पानी जमा होने लगा। बोलो, जवाब दो, मुझे तुम और धोखा देने से बाज क्यों नहीं आती? और फिर रो रो कर ज़माने के सामने मज़लूम भी तो तुम औरतें ही बनती हो। इस दुनिया की बेचारी मखलूक औरत नहीं बल्कि हम मर्द हैं जो तुम जैसी मासूम चेहरों वाली लड़कियों पर यकीन कर लेते हैं, जो दर हकीकत किसी की भी नहीं होती, जो बस धोखा देना जानती हैं, पहले अपने बाप को, भाई को, फिर तमाम उम्र शौहर को। वो चिल्ला रहा था और वो इतनी ही शिद्दत से रोती हुई नफ़े में सर हिला रही थी। मैंने बस आपसे मोहब्बत की थी, किसी को धोखा नहीं दिया। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुने। वो जा रहा था जल्दी से आयमा के पीछे गई, ऐसे कैसे वो मतलब ठहरी थी। शट अप! तकिए ने अपने पीछे आती आयमा को उंगली उठाकर दरिश्तगी से अपने पीछे आने से रोका था। आयमा ठटक कर रुकी, साथ ही उसकी आंखों से बहते आंसू ठटर कर रुके। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मोहब्बत भरा आशियाना बेतबारी के घर से अपनी आबोताब खो रहा था। उसके खूबसूरत रंग फीके पड़ते जा रहे थे। वो दरवाजे की सिमत पड़ा, हैंडल पर हाथ रखा जब उसके अकब से आयमा की आवाज़ उभरी, मैं आपकी माँ की तरह धोखेबाज नहीं हूँ जो आपको और पापा को छोड़कर अपने आशिक के साथ चली जाऊँ। वो करंट खाकर पलटा। उसके पलटने पर आयमा के लबों से निकलते लफ्ज़ वहीं खामोश हो गई। ये तो मैं ये बात। वो बुड़बुड़ा कर रुका और फिर पलट कर बाहर निकल गया। उसका मोहब्बत भरा आशियाना ताश के पत्तों की मानद बिखर गया था। वो पिछले 3 घंटे से बेमकसद सड़कों पर गाड़ी का दौड़ाए फिर रहा था। उसकी दिमागी रगें खींची चली जा रही थी, दिल दर्द से बेहाल। पहले नौशरवन साहब की कॉल्स उसके फ़ोन पर आती रहीं, फिर अनीला बेगम की, और फिर जब सूफ़ी दादा की कॉल उसके नंबर पर आई, उसने बेज़ार होकर अपना फ़ोन बंद कर दिया। उसे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, किसी से भी नहीं। उसने गाड़ी कदर सुनसान जगह पर रोकी और गाड़ी से निकलकर खुले आसमान के नीचे आ बैठा। वो फुटपाथ पर बैठा दरख्त के तने से टेक लगाए अपने सामने आसमान पर बिखरे सफ़ेद मोतियों को देख रहा था। ये उसकी आंखों के सामने बार बार धुंध छा जाती थी जिसे वो अपनी हस्तियों में जज़्ब कर लेता। भूलता कौन है? वक्त के घाव को भूल जाना भी चाहे तो भूल नहीं पाते। फूल हार में तो याद करवाने वाले कितने लोग होते हैं जो कभी हमदर्दी के बेराहत में तो कभी तंज की नशा में याद दिलाते हैं। जाने क्यों जिससे उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत की वो उसे यूँ छोड़ गई कि एक बार भी उसका ख्याल नहीं किया, ये भी नहीं सोचा वो उनके बगैर कैसे रहेगा। हाँ, उसने अपनी माँ से बहुत मोहब्बत की थी क्योंकि उसकी माँ उसकी एक पल के लिए भी उससे नज़रों से ओझल ना होती। वो रोने लगता, तब तक चुप ना होता जब तक वो आकर उसे अपने गले से ना लगा लेती। उसे अपने बाप से इतना लगाव नहीं था जितना अपनी माँ से इश्क। उसकी माँ भी उससे कम मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन फिर उसकी मोहब्बत उसकी कम गुश्ता मोहब्बत के सामने कोई वैल्यू नहीं रखती थी। फिर पिछले माह ही तो उसने अपनी 14वीं सालगिरह का केक खूब ठाठ से काटा था और सूफ़ी दादा ने उसके लिए टेस्ट वीडियो गेम्स भी भेजी थी और वही आखिरी सालगिरह थी जो उसने मनाई थी। उसके बाद तो वो चौंका। करीब से ही कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तकिए ने दाएँ-बाएँ देखा, फिर दूर एक कुत्ता भौंक रहा था और फिर वो ज़ेरी सड़क पर सिमट गया। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता मासूम होती जा रही थी। गुज़रते हुए वक़्त की बाज़गश्त उसके कानों में गूंजती जा रही थी। उसे एक-एक बात याद थी, वो बातें जो उसकी माँ उसके बाप से कर रही थी। वो पास ही सोफ़े के कोने में सहमा हुआ बैठा था, कभी अपनी माँ की तरफ देख रहा था, तो कभी गुस्सा होते अपने बाप की तरफ जो उस पर चिल्ला रहा था। नौशवान, तुम जो करना है कर लो, मैं अमान को इस बार नहीं खो सकती। वो मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क है। मैं और तकी। नौशवान ने सोफे पर बैठे तकी की तरफ इशारा किया तो तुम। जहाँ नारा लम्हा भर के लिए रुकी, तो मजबूरी हो नौशवान, और ये इस मजबूरी का नतीजा। वो सफ़ा कब थी। तकी ने कर्व से अपनी आंखों को जोर से बंद किया। नम आंखों की नमी फिसल कर आंखों के किनारे आ ठहरी। तो मैं अपनी माँ के लिए बस एक ही अहमियत रखता था कि कोई उसके अंदर आकर लाया था। मुझे तुम्हारी माँ जी से कोई लेना देना नहीं। जहानारा, मैं तुम्हें अपनी और अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। मुआशरे में हमारा एक मकाम है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी एक साख है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। नौशवा ने गुस्से से जहानारा से कहा, ज़बरदस्ती साथ रखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी साख तुम्हारी इज़्ज़त का मुकाला करती रहूँ, तुम्हें एक आवारा होगा। वो तंज़िया लहज़े में बोली। जहानारा, नौशवान खान इस बार उसके अंदाज़ पर हैरत ज़दा थे। मोहब्बत कभी भूलने वाली शय नहीं नौशवान। मैंने चाहा था मैं अमान को भूल जाऊँ, मगर दिल इससे कम पर कभी राज़ी ही नहीं हुआ। औरत का दिल पहली बार जिसके लिए धड़क जाए, मरते दम तक उसी के लिए धड़कता है। बाकी तो सब समझौते होते हैं, मजबूरियाँ होती हैं। अब के जहाँ शिकस्तगी से बोली, उसकी लहजे की शिकस्तगी ही थी जो नौशवान ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। कमरे में अपने तकी की सिसकियाँ गूंज रही थी। वो क्यों रो रहा था वो अभी खुद भी नहीं जानता था। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है जहानारा, बदकिस्मती से तुम उसकी माँ हो, मेरा मत सोचो। एक बार
एक बार हमारे बेटे के बारे में सोच लो, वो बड़ा हो रहा है, उसके साथ जुल्म मत करो। लोग माशरे उसे क्या कहेगा? एक भागी हुई औरत का बेटा, तुम्हारे पास क्या कुछ नहीं? दौलत, घर, औलाद, अच्छा नाम, मोहब्बत नहीं है मेरे पास। जहानारा ने उनकी बात काटी, अपने कंधे पर खड़ा हाथ हटाया। तकी को अपने अब्बा के पास भेज दो, यूं भी वो अकेले हैं। अच्छा है वो। और तकी, मैं सूफी दादा के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तकी उठकर माँ से जा लिपटा। वो ऊंची आवाज में रो रहा था, नौशरवान, तुम तकी को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए इस्तेमाल मत करो। जहानारा ने रोते हुए तकिए को खुद से अलग किया और लब भींच कर खड़े होते नौशरवान से कहा, तुम इस काबिल हो भी नहीं। वो नफरत से फनकार रुख बदल लिया। छोड़ो मुझे, जाओ अपने बाप के पास। जहानारा ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और कमरे में चली गई थी। बाबा, मेरी मम्मा को रोक लें, मैं नहीं रह सकता, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। तकी ने बाप के बाजू को हिलाते हुए कहा, जाने वाले को कौन रोक सकता है? वो बुड़बुड़ाया। कुछ ही मिनटों के बाद जहां आरा अपना टैची केस खींचती हुई कमरे से बरामद हुई, तकी के आंसू आंखों के बजाय अंदर गिरने लगे। वो अपनी माँ का चेहरा देखना चाहता था, वो चेहरा जिससे उसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। औरत मोहब्बत करना नहीं जानती ना करे, लेकिन वो औरत ही क्या जो खुद से वाबस्ता रिश्तों से वफ़ा ही ना करे। नौशरवान ने जहाँ आरा की सिमत को देखते हुए कहा, मोहब्बत ने तुम्हें वफ़ादारी करना ना सिखाई, मैंने अमान से मोहब्बत की और उससे वफ़ा। जहाँ आरा ने तनी हुई गर्दन उठाकर कहा, अमान बाहर आ गया है, मैं जा रही हूँ। उम्मीद है कि तुम जल्दी मुझे तलाक के पेपर्स दे दोगे ताकि मैं अमान से शादी कर सकूँ। वो किसी को कब सुन रही थी, वो तो बस अपनी सुनाकर चली गई। और पीछे रह जाने वाले नौशरवान के लिए बेटे को संभालना कितना मुश्किल हो गया था, ये बस वही जानते थे। कितने कितने माह लगे थे उसे संभलने में। तकी ने अपनी उंगलियों को पूरों पर गिनना शुरू किया। 1 2 3, वो गिनता गया। माह सालों में बदलने लगे। वो गिनते गिनते 2 साल पे आ ठहरा। हाँ, 2 साल जब वो अपने कमरे और घर से निकला था, वो सिर्फ अपने बाबा के लिए, जो उसके लिए रात रात भर जागते, उसका ख्याल करते, उसे बहलाते और समझाते। ज़िंदगी किसी के जाने से रुकी नहीं जाती, चल पड़ती है, लेकिन उसे औरत ज़ात से बेजार कर गई थी। वो हर वो लड़की जो उसे मुस्कुरा कर बात करती, उसे जहर से ज़्यादा बुरी लगती। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तो कितनी लड़कियों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, मगर वो हर एक को बुरी तरह झिड़क देता, डांट देता। रफ्ता रफ्ता वो अपने हल्का अहबाब में मकरूर मशहूर हो गया और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कोई उसे क्या कहता है। आयमा उससे जूनियर थी, इनफैक्ट मोस्ट जूनियर। जिस वक्त उसका कॉलोनी में एडमिशन हुआ जिस वक्त उसका यूनी में एडमिशन हुआ, उसके बमुश्किल चंद माह बच्चे थे। इन चंद माह में उसने आयमा को सोचते हंसते ज़रूर देखा था, मगर किसी लड़की से बात करते नहीं। इसके लिए इत्तेफाक था, उसकी शादी उस लड़की से हुई जिसे वो डांटने के बाद सॉरी बोल चुका था। हाँ, आयमा उसकी ज़िंदगी में वाहिद लड़की थी जिसकी इंसल्ट करने के बाद उसे गिल्ट फील हुआ और उसने उसे सॉरी कहा। और जब आयमा उसकी ज़िंदगी में आई, वो अंदर ही अंदर खौफज़दा था। वो खौफ जो औरत के हवाले से हमेशा उसके अंदर रहा, मगर जल्दी आयमा की शराफत और किरदार की पुख्तगी ने उसे मुतमईन कर दिया था। वो उसकी तरफ देखता, वो शर्मा जाती, एक सुकून सा उसके अंदर बिखरने लगा था। वो उसकी आंखों में झांकता, वो झटसे से नजर झुका लेती। वो सरशार होने लगता, वो उसकी तारीफ़ करता तो वो मसरूर हो जाती। वो कितनी ही देर उसके चेहरे पर निखरे रंगों को देखने के बाद दिल से मुस्कुराता। आयमा आम लड़की नहीं है, ये ख्याल उसे उसकी तरफ झुकाता चला गया, इतना कि वो उसकी मोहब्बत में भरपूर डूब गया। हाँ, वो उसे चाहने लगा था, उससे मोहब्बत करने लगा था। कितने ख्वाब थे जो उसने आयमा और अपने आने वाले बच्चे के मुतालिक देखे थे, लेकिन आज उसने जाना वो फिर से गलती कर बैठा। एक औरत पर यकीन करने की गलती। रात धीरे धीरे सिरकती जा रही थी, वो बैठे बैठे थक चुका। ये शक्ल से सोचों की ज़्यादा थी आज फिर भी यकीन टूटने की, लेकिन जो भी था बहुत कर्बनाक। उसने दाएं हाथ से अपनी गर्दन को दबाया और उठकर गाड़ी की सिमत बढ़ा। और वो जिस वक्त गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, रात का आखिरी सितारा डूब रहा था, उसका रुख घर की जानिब था। और जिस वक्त वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करके अपने कमरे में आया, अहमद सरहद से उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर इतनी करख्तगी फैली थी कि अहमद चाहने के बावजूद कुछ बोल नहीं सकी, बल्कि सर झुकाकर उसके रास्ते से हट गई। अकब में खटका हुआ। नौशरवान साहबजादा दरवाज़ा बजाकर अंदर आए थे। तुम कहाँ थे? कि फ़ोन क्यों ऑफ था? वो बेकरारी से पूछ रहे थे। मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी, बस सोना है, उसने कतईयत भरे लहजे में कहा और बेड की सिमत पड़ गया। नौशरवान साहब ने नसमझी से आयमा की सिमत देखा और वो खुद उनसे नजरें चुराए हुए थी। तुम भी आराम करो बेटा, परेशान मत हो, मैं सुबह तक से बात करूँगा। उन्होंने आयमा के झुके सर को थपथपाया और कमरे से बाहर निकल गए। आयमा ने पलट कर बेड की सिमत नगाह दौड़ाई, जहाँ तक कि कंबल ओढ़े करवट लिए लेटा था। आयमा ने अपनी अटकी हुई सांस सीने से निकालकर खामोशी से आकर बेड की दूसरी सिमत लेट गई। वो जो बहुत सालों बाद पिघला था, फिर से पहले जैसा हो गया। उसका रवैया आयमा को कमला गया था। नौशरवान और अनीला खुद हैरत ज़दा थे। बिल्कुल ठीक ठाक। तकी को फिर से क्या हुआ? वो दोनों पूछ कर थक गए थे, मगर ना तो आयमा की चुप टूटी और ना ही तकी का मुँह खुला। आयमा की डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। उसे तकी के साथ की ज़रूरत थी, जहनी सुकून की ज़रूरत थी, मगर मुकाबिल तो मानो पत्थर था। उस दिन वो नीला बेगम के साथ डॉक्टर का चेकअप के लिए गई थी। जिस वक्त वो दोनों घर लौटी, तकी नौशरवान के साथ बैठा
चाय पी रहा था। आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है? वो सब गुस्से में थी और आते ही आयमा और तकी पर बरस पड़ी। नौशरवान इनसे पूछें क्या हुआ है? अब डॉक्टर ने आज इतनी बातें सुनाई। आयमा की हालत देखने लग रहा है इसकी चंद दिनों के बाद डिलीवरी है। ये जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए ना खुद का ख्याल रख रही है और ना ही खाने पीने की फिक्र। ये ठीक नहीं है, ना आयमा के लिए ना बच्चे के लिए। अनीला बेगम ने कहकर तकी की तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, वो माँ है तो क्या उसे नहीं पता उसे अपना कैसे ख्याल रखना चाहिए? उसने हाथ में पकड़ा कप टेबल पर पटका था। तकी, नौशरवान साहब ने उसे सजनिश भरे लहजे में पुकारा तो वो गुस्से में उठकर अपने कमरे में गया था। नौशरवान तकी का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं। अनीला बेगम ने बुझे हुए कदमों से अपने कमरे की समझ आती आयमा की पुश्त को देखते हुए शौहर से कहा, मैं अब्बा जी से बात करता हूँ, सिर्फ अब्बा जी की सुनता है। नौशरवान साहब ने परसोश नज़रों से कब से उठती भाप को देखते हुए कहा। अनीला बेगम ने गर्दन किचन की समझ मोड़ते हुए मुलाजमा को अपने लिए चाय लाने का कहा। नौशरवान, अनीला बेगम ने सोचों में मुस्तरक अपने शरीक सफ़र को पुकारा। उन्होंने मुंह से कोई जवाब देने के बजाय उनकी तरफ देखने पर इत्तेफाक किया। आयमा की डिलीवरी के बाद हम चाह रहे हैं ना? अनीला बेगम ने डरते हुए इस्तफसार किया था। पता नहीं, नौशरवान खान ने उतारे हुए अंदाज में कहा और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और अनीला बेगम बड़बड़ा कर चाय लाती मुलाजमा पर बरस पड़ी थी। आयमा कमरे में आई तकी सामने ही रॉकिंग चेयर की बैग पर सर रखे छत की जानिब देख रहा था। आंसू छलकने को बेकरार थे जिन्हें वो अपने अंदर उतारने की कोशिश में बेहाल हो रही थी। अपने होठों को कुचलते हुए वो बेड के कोने में आ बैठी और कंधे पर लटका पर्स उतार कर अपने करीब रखा। मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं था कि मैंने बस मोहब्बत की थी, कब कैसे हुई मुझे नहीं पता, बस हो गई थी, वो भीगे लहजे में कह रही थी। तकी ने गर्दन मुड़कर आयमा की तरफ देखा। लड़की का शादी से पहले मोहब्बत करना गुनाह ही होता है, तुमने गुनाह किया था तकी, मैंने बस आपसे मोहब्बत के राब से ही मेरी शादी हो गई। आयमा ने बेबसी से उसकी बात काटी। और अगर मुझसे शादी ना होती फिर तुम किसी और को धोखा देकर बहुत अच्छी बनकर उसके साथ ज़िंदगी गुजारी होती, या तो तुम औरतों की मोहब्बतें छूटी या फिर तुम औरतों के ख़मीर में धोखा देना लिखा होता है। वो गुस्से से फनकारा। आयमा के पास इस बात का जवाब नहीं। बोलो, क्या तुम ऐसे नहीं करती? शादी करती, बच्चे भी पैदा करती फिर मैं उसके साथ वफादार भी रहती। आयमा ने खफकी से तकी की बात काटी। तकी ने नफ़ी में इनकार भरा और दो रुख मोड़ लिया। अपनी माँ का बदला मुझसे मत लें। वो उसके सामने रो पड़ी। नाम भी मत लेना उस औरत का मेरे सामने। वो भड़क उठा था। वो गुस्से में आयमा को घूरता तेज से सांस दे रहा था। उसकी कनपटी की रगें फूल चुकी। वो अपने हाथों को मुट्ठी में बंद किए खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। आयमा डरकर सिमटी। आंसू खौफ से खुश्क हो गए थे, चेहरे पर सर्दी नमूदार हुई थी। तकी को एकदम एहसास हुआ उसके इस तरह करने से वो खौफ ज़दा हो चुकी है। और फिर उसने पलट कर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर मुंह से लगा ली। पानी पीने के बाद उसने आयमा की तरफ देखा जो अभी भी खौफ की सिरे असर थी। उसने बोतल को बंद किया, गहरा सांस लेकर आयमा के करीब आया। आयमा डर कर बेख्याल पीछे हुई थी। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन फिर लंबे लंबे रग भर तक कमरे से ही नहीं बल्कि घर से भी निकल गया और आयमा निढाल होकर वहीं लेट गई थी। नन्हे तकी खान को आमद ने सबको बेइंतहा खुश कर दिया था। सूफी दादा तो अगले दिन ही पाकिस्तान ढेरों तहाइफ लेकर आ चुके। वो बार बार तकी को गोद में लेते, उसे चूमते और सीने से लगा लेते। मुख्तार साहब की ओपन हार्ट सर्जरी थी और वो इन दिनों फरमान और मंजा के पास दुबई में थे। मंजा के यहाँ बेटी हुई, छोटी बच्ची और फिर ताए को संभालने के लिए उसका दुबई में रहना बहुत ज़रूरी था। अरे यार तकी, क्या रुख मोड़े बैठे हो यार? तकी देखो तो मेरी शहजादे को। सूफी दादा ने खामोश तो खड़े तकी को पुकारा। उसने पलट कर सूफी दादा और फिर गुलाबी कंबल में लिपटे वजूद को देखा और फिर कुछ भी कहे बिना बाहर निकल गया। आयमा के चेहरे पर तारीकी छाने लगी। बेटी की आमद से उसका दिल नहीं पिसता था। उससे क्या हुआ? सूफी दादा ने बेटे से दरियाफ्त किया। पागल हो गया है, उसे लाए ना अब्बा जी। मेरे पोते को तो मुझे दे, मैं अपने पोते को संभाल लूँगा, आप अपने पोते को संभाल लें। अरे नहीं, अभी नहीं। सूफी दादा ने तकी को अपनी सीने से लगाया था। अरे बाबा जान, ये तो कोई बात ना हुई। नौशरवान साहब ने मसनूई खफगी से कहा था, बस तकी को मुझे दे, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूँगा। ये मेरा पोता है। वो तकी को लेने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान बच्चा उठकर रोने लगा था। हाँ, ये क्यों रो रहा है? वो दोनों बेवक्त तकी पे छुके। तकी के रोने में कमी आने के बजाय तेज़ी आती जाती थी। आप बच्चे को उसकी माँ को दें। नर्स ने करीब आकर सूफी दादा के हाथ से तकी को लिया और हंसती हुई आयमा की गोद में डाल दिया। सूफी दादा और नौशरवान ने मुँह बनाकर एक दूसरे की तरफ देखा और सामने सोफे पर जा बैठे। वो अपने ऑफिशियल डिनर के सिलसिले में मैरिट होटल आया हुआ था। फॉरेन डील डिस्कशन के साथ मीटिंग और डिनर करने के बाद जिस वक्त वो होटल की लॉबी में आए, कुछ याद आने पर रुका। चंदा में उसने अपना जहन पर जोर डाला। फिर पलट कर कोने में पड़ी मेज़ के गिर्द बैठे नफूस को देखा। रीना, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया और मुकम्मल तौर पर पलट कर उसे देखने लगा। रीना के साथ एक हैंडसम सा मर्द, एक नन्ही बच्ची थी। तकी ने कुछ सोचा और अपने कदम उनकी टेबल की सिमत बढ़ा दिए थे। हाय, वो उनके करीब जाकर पुकारा। रीना और दानिश ने एक साथ सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। रीना की आंखों में शनस आई उभरी और फिर वो एक खुशगवार मुस्कुराहट लिए उठकर खड़ी हुई थी। तकी, नौशरवान खान, वो कहकर मुस्कुराई तो तकी ने होली से इस बात में सर हिलाया। रीना इन 2 सालों में बहुत बदल गई। दुबली पतली रीना की जगह एक फरहीबी माइल लड़की थी। उसका ड्रेसिंग स्टाइल। तकी ने हैरत से ट्राउज़र शर्ट और सर पर दुपट्टा लिए रीना को देखा। बहुत सरप्राइज़, आओ ना बैठो, हमें ज्वाइन करो। रीना की पुरजोश आवाज़ पर वो चौंका। जाने वो इनकार करने के बजाय क्यों बैठ गया था। ये मेरे हस्बैंड है दानिश, और दानिश है तकी खान, मैंने तुम्हें बताया था ना।
रीना ने था तारुफ करवाते हुए तकी की तरफ देखा। रीना ने कहा था तारुफ करवाते हुए दानिश की तरफ देखा। हाँ जी बिल्कुल, पहचान लिया तकी खान को। कैसे हैं आप? दानिश ने अपना हाथ तकी की समत बढ़ाया जिसे तकी ने मुस्कुराते हुए थाम लिया था। ये मेरी बेटी नैना है। रीना ने अपने पास बैठी बच्ची का तारुफ करवाया। क्यूट, बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी। तकी ने फूले गालों वाली पिंक बच्ची के गाल पर चुटकी भरी बच्ची घबरा कर रोने लगी। ओ मेरा बच्चा। रीना ने फ़ौरन ही बच्ची को अपने कंधे से लगाकर थपकने लगी। और तुम सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? शादी कर ली है, ऐसी फिर रहे हो अभी तक? रीना ने मसरूफ़ अंदाज में तकी से पूछा जब नैना के मुंह में फीटे डाल रही थी। कर ली शादी, तकी ने मुख्तसर कहा। कौन है वो खुशकिस्मत लड़की जिसे तुमने अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त दे दी? रीना हैरान हुई। तुम घर आ जाना, मिलने ना आकर? तकी ने उसे ऑफ़र की। ज़रूर, मैं और दानिश आएंगे। रीना ने दानिश को शामिल गुफ्तगू किया। श्योर। दानिश ने सर को इस बात में सर हिलाया। रीना तुम? तकी रुका। क्या मैं? रीना ने सफाई अंदाज में कहा। मतलब ये सब बहुत चेंज नहीं आ गया तुम में? तकी दिल की बात ज़ुबान पर लेकर आया था। रीना ने दानिश की तरफ देखा, फिर खिलखिला दी। दानिश भी उसके साथ हंसा। तकी ने उलझ कर रीना और फिर दानिश को देखा। तो मर्द कभी औरत से खुश नहीं होते, तुम्हें तो ऐसी ही लड़कियां पसंद थी, सर पर स्कार्फ और मशी के लिबास में मलबूस। रीना ने रुकर तकी से सवाल किया। तकी इस बार बोल नहीं पाया। दानिश को भी ऐसी ही लड़कियां पसंद थी, लेकिन उसने कभी मुझे ये सब पहनने के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मुझे खुद अच्छा लगता है उसकी पसंद में ढलना। वो मोहब्बत भरी नज़रों से दानिश को देख रही थी। हम कितनी भी तरक्की कर लें, किसी भी पोस्ट या ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन औरत का गरूर उसका शौहर और रसल उसका घर होता है। थैंक यू सो मच तकी। मैं शायद भी ये बात समझ ना पाती, लेकिन तुमने मुझे सिखाया। बच्ची एक बार फिर से रो पड़ी। और मेरा बच्चा? रीना फिर से अपनी बात की तरफ बच्ची की तरफ मुतवज्जा हुई। तकी को जाने क्यों सब अजीब सा लग रहा था, बेहद अजीब। वो जल्दी वहाँ से उठ गया। हालांकि रीना से सवाल करना चाहता था, उसने कब उससे कुछ सीखा, लेकिन रीना उसकी तरफ मुतवज्जा ही कब थी। वो अपनी रोती हुई बच्ची को चुप करवाने में मसरूफ़ थी। पता नहीं क्यों रो रही है, दानिश घर चलें? रीना ने अपने शौहर से कहा और वो भी फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया था। कुछ भी खाए बिना पिल पेक किया और आगे बढ़ गया। रीना भी उससे अलविदा कलमत कहकर आगे बढ़ चुकी, लेकिन वो वहीं रुका, वहीं बैठा रह गया। सवाल उसके जहन में उधम मचा रहे थे। ये वही लड़की थी जो उसके लिए पागल थी। उसे देखने के लिए वो क्या क्या जतन करती, वो डांटता था, वो फिर भी उससे बात करने के लिए मरती। और आज उसने सर झटका, गहरा सांस लेकर अपना कोट ठीक किया और बाहर की जाने पड़ गया। ताकि मुसलसल रोए जा रहा था। रायमा ऐसे खामोश। अच्छा ये नकी है, मैं इसको भी तकी तकी पढ़ रही हूँ। नकी मुसलसल रोए जा रहा था। रायमा इसे खामोश करवाने की कोशिश में हरकान थी। तकी ने एक नज़र रोते हुए नकी को देखा और फिर आयमा और उनकी नज़रें लम्हे भर के लिए मिली। अजभी चुप हो जाएगा, आयमा ने जल्दी से कहा और नकी को कंधे से लगा इधर उधर फिरने लगी। जब तक वो फिरती रही तकी खामोश रहता। जैसे ही बैठती वो फिर से रोने लगता। वो पिछले 2 घंटे से मुसलसल फिर रही थी। तकी कुछ देर उसे देख तरह फिर उठकर स्टडी रूम में आ गया। वो सख्त मुस्तरब था और इस तरह भी अंदाज में मुसलसल अपनी एक टांग को हिलाया जा रहा था। दफतन फिर रुका, उसकी हरकत पर टांग सख्त हुई। ताकि ने आगे की जानिब झुक अपना फ़ोन उठा और उसकी तारीख स्क्रीन को देखने लगा, जिसे फैसला न कर पा रहा हो फ़ोन को रोशन करे या फिर तारीख रहने दे। दफतन वो एक नुक्ते पर आकर रुका। वो जानना चाहता था कि पूछना चाहता था। उसने फ़ोन ऑन किया। नंबर डायल करने के बाद फ़ोन कान से लगाया। कई बार बेल जाने के बाद उसका फ़ोन अटेंड कर चुकी थी। मैं सोच रही थी तुम्हें कॉल करूँगी, लेकिन इससे पहले ही तुम्हारा फ़ोन आ गया। वो नॉर्मल लहजे में बोल रही थी। तुम्हारा कौन सा रूप सच्चा था, पहले वाला या फिर ये वाला? इसका सवाल सीरियस था, मगर वो हंस पड़ी। तुम हैरान क्यों हो रहे हो कि तुम्हें मेरा यूरोप अच्छा नहीं लगा? वो उल्टा उसी से सवाल करने लगी। मेरी बात नहीं तुम्हारी हो रही, तुम बताओ। वो मुंह बनाकर बोला। वो जुनून था इतना कि तुम्हारे लिए पागल थी, तुम अच्छे लगते थे, तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हारे लिए मैंने वो सब छोड़ा जो तुम्हें पसंद नहीं था, लेकिन तुम मेरे नसीब में नहीं थे। मेरा नसीब दानिश था। जब मैं उसकी तरफ पलटी, दिल में मोहब्बत नहीं थी। और अब हर जुनून, हर मोहब्बत दानिश है। मेरी बेटी है। औरत अपने शौहर और बच्चों के साथ मुकम्मल होती है। तुमसे मोहब्बत पागलपन था। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है। तुम्हें देखने की चाह में घंटों तुम्हारे घर बैठी रहती, तुमसे बात करने के लिए दिन रात कॉल करती, और तुम हर बार मेरा नंबर ब्लॉक कर देते। ड्रामा तब भी नहीं था, लेकिन बिना रिश्ते की मोहब्बत कुछ नहीं देती सिवाय बेरुखी और खुददारी के, खवारी के। औरत को जो मोहब्बत उसका शौहर दे सकता है, वो कोई और नहीं। वो कहकर खामोश हुए। कितने खामोशी के पल इन दोनों के बीच हायल हुए थे, और इस खामोशी को तकी नहीं तोड़ा। अगर मैं तुम्हें कहूँ मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो वह आहिस्ते से गोया हुआ। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, हर वजू कान बन गया था। पागल हो गए तकी, मैं और तुम ये क्या कह रहे हो? शादी करोगे मुझसे? सब कुछ दूंगा तुम्हें, इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत। मुझे क्या ही नहीं चाहिए तकी, अब कुछ नहीं चाहिए। मैं एक बीवी हूँ, एक माँ हूँ, और सबसे बढ़कर एक औरत। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं? इसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी ताकि वो पुरसुकून होता जा रहा था। तने हुए सांप ढीले पड़ते जा रहे थे। वो रीना सिद्दीकी थी, अपनी मर्ज़ी से जीने वाली, अपनी मनमानी करने वाली। और आज उसके लहजे में ममता बोल रही थी। मैं तो तुम्हें और मर्दों से बहुत अलग समझती थी, लेकिन तुम आज के बाद मुझे फ़ोन मत करना। इनफैक्ट हर बार तुम मेरा नंबर ब्लॉक करते थे, आज मैं कर रही हूँ। वो गुस्से से बोलती फ़ोन बंद कर चुकी। रीना मेरी बात उसकी बात मुकम्मल भी ना होने पाई थी कि फ़ोन बंद हो चुका। तकी ने फिर से उसका नंबर डायल किया। फ़ोन बंद जा रहा था। ये औरतें कभी नहीं सुधर सकती, कभी भी पूरी बात नहीं सुनती।
उसने बुड़बुड़ा कर फ़ोन रखा और अपने दोनों हाथों को उंगलियों को एक दूसरे में पहनाकर सर के पीछे रखा। वो खुश था, बहुत खुश। वो सीधा हुआ और सूफ़ी दादा का नंबर डायल के देखो, पर खुदा मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, इसलिए मुझे फ़ोन मत करो। सूफ़ी दादा उससे नाराज़ थे। उन्होंने उसे कितना समझाना चाहा, मगर वो सूफ़ी दादा हर औरत चाहनारा नहीं होती। हर औरत अपनी पहली पसंद और मोहब्बत के लिए अपना शौहर और औलाद को नहीं छोड़ती। वो खुशी से बता रहा था। वो उठा और बात करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सूफ़ी दादा, मैं जल्द ही आयमा के साथ आपके पास आ रहा हूँ। वो बोला तो नकी को सिलाई। आयमा ने पलट कर हैरत से तकी की तरफ देखा। उसके देखते तकी ने नज़र बदलने के बजाय मुस्कुराते हुए उसे देखा। आयमा ने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। सूफ़ी दादा, आपकी बहू तो बहुत नाराज़ है, कैसे मनाऊँ? वो आयमा के करीब बैठते हुए पूछ रहा था और अपना एक बाजू आयमा के कंधे के गिर्द फैलाते, जिसे आयमा ने फ़ौरन नहीं उठाया और खड़ी हुई। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती तकी उसका हाथ पकड़ चुका। सूफ़ी दादा, मैं अपनी बेगम को मना लूँ, बाद में बात करूँगा। तकी ने कहकर फ़ोन बंद किया और आयमा की तरफ देखा जो उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। सॉरी यार, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। सॉरी? आयमा की आंखों में आंसू उभरे। मैं शर्मिंदा हूँ आयमा, तकी ने कहा तो आंसू पलकों के बाद दौड़कर गालों पर आन ठहरे थे। आयमा, तकी ने उसे अपने साथ लगाना चाहा। आपके सॉरी कहने से वो सब ख़त्म हो जाएगा? आपने मेरी कितनी इंसल्ट की, मेरी मोहब्बत को बेइज्जत किया। मेरा जुर्म इतना बड़ा तो नहीं था जितना आपने मुझसे तावान लिया। वो कहते हुए रो रही थी। हाँ, हो गई थी आपसे मोहब्बत, लेकिन मैंने अल्लाह से हमेशा ही यही दुआ की कि जो मेरे लिए बेहतर हो वो कर दे, और उसने मुझे आपसे महरम की शक्ल में मिला भी दिया, लेकिन आपने। उसने तकी का हाथ झटका और उसे दूर हटाया था। हाँ, बहुत बुरा हो मैं, मेरे लिए ऐसे ही होना चाहिए। देखो, अल्लाह ने उस लड़की को मेरा हमसफ़र बनाया जिसने बस मुझे चाहा, और मैंने उसके साथ क्या किया वो कहता। वो अपने बालों में इस तरह अंदाज में उंगलियां फेरने लगा। लेकिन तुम वो दर्द नहीं समझोगी आयमा जो मेरी सगी माँ ने मुझे दिया। वो मुझे छोड़कर अपने साफ़ मोहब्बत के पास चली गई। क्या उसे एक बार ख्याल नहीं आया? वो एक औरत है, एक माँ है। वो मुझे क्या सबक देकर जा रही है? वो मुझे क्या सिखा कर गई? वो अब भी अपनी पेशानी को मसल रहा था। रात धीरे धीरे सिरक रही थी। आयमा ने धुंधलाई हुई नज़रों से तकी के चेहरे को देखा जहाँ कर्ब था, शर्मिंदगी थी, अजियत थी। इसकी नफ़रत कभी बेवजह नहीं होती, उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। अलबत्ता मोहब्बत बेवजह हो सकती है। नकी फिर से रोने लगा। आयमा ने आगे बढ़कर नकी को उठाया और धीरे धीरे चलती खिड़की के पास खड़े तकी के पास आ गई। तकी ने चौंक कर अपने बराबर देखा। आयमा धीरे से मुस्कुराई थी। जहाँ मोहब्बत हो वहाँ नाराज़गी क्यों कर हो सकती है? और नन्हे से नकी को तकी की जाने बढ़ा दिया। उनके पास तो मोहब्बत करने की वजह मौजूद थी। उनका बेटा, उनका नकी। तकी ने बेटे को बाहों में भरा, अपना एक बाजू आयमा के कंधे पर रखकर उसे खुद से करीब किया। वफ़ा और तबार का मौसम, दिलों में घर करने का एक सुकून सा चेहरा चार सु फैल गया। आई लव यू। नकी ने चुपकर आयमा के कान में सरगोशी की तो आयमा खिलखिला कर हंस दी। मोहब्बत मानो या तबार अपनी तमाम तर वफ़ा के साथ मिल जाए तो इससे बढ़कर खुशकिस्मती क्या हो सकती है? और इस वक्त तकी को अपना आप सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लग रहा था। वक्त ने उसे बता दिया था हर औरत जहानारा नहीं होती। कुछ ही देर में इन दोनों की हंसनी में नन्हे तकी की खिलखिलाहटें भी शामिल थी। ख़त्म शुल्क। नावल का नाम है तलु इश्क की पहली किरण, असकलम अमरीन अब्दाल। होप आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।